मैंने आपको बताया मेरे विधानसभा क्षेत्र में मैंने सैकड़ों मुस्लिम भाई ऐसे हैं, बहनें ऐसी हैं जिनके लिए मैंने मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा दिलाया है। राजनीति हो चाहे जिस क्षेत्र में भी आप करते हैं काम, वहाँ पर शॉर्टकट की बजाय आप मेहनत पे ध्यान दें। और गीता में कहा गया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो आपको अपनी मेहनत पे भरोसा रखना चाहिए, फल आपको ऊपर वाला देने के लिए बैठा हुआ है। मैं ये चीज़ को बहुत मानता हूँ। क्या लाइन आपने बोली है। आपके हिसाब से सलवन में सबसे बड़ी समस्या क्या है आज के टाइम पे? जी, दीदी स्मृति जी उस समय केंद्र में मंत्री थी और मैंने उनसे आग्रह किया कि दीदी ये पुल बनना बहुत ज़रूरी है। और मौके पर जाकर दीदी ने देखा भी कि लोग वहाँ कैसे जो है पुल पार करते हैं। और आज़ादी से लेकर अब तक अमेठी लोकसभा क्षेत्र और सलोन तो रायबरेली जनपद का भी हिस्सा है, आप जानते हैं। बिल्कुल सही। और हालत ये कि जिस परिवार के पास, जिस गांधी परिवार के पास 65-70 साल तक सत्ता की चाबी रही हो केंद्र में और प्रदेश में भी, उसके बावजूद अमेठी लोकसभा क्षेत्र में एक ऐसा गांव जहां पर पुल नहीं है और बच्चे आज भी साइकिल और मोटरसाइकिल नाव पर रख के ले जाते हैं। जब दीदी ने वहां के लोगों का ये दर्द देखा कि ये भी स्थिति आज के ज़माने में है, तब उन्होंने भी मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से मिल करके इस पुल के लिए बहुत याचना की। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को पुल दिया। आज 18 करोड़ की लागत से आप जाएंगे तो माधोपुर ननिया और ग्राम सभा हाजीपुर के बीच में वो पुल बन रहा है। तो ये सब काम है जो आमूलचूल परिवर्तन क्षेत्र में हुआ है और जिसके नाते हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे विकास काम, मैंने अभी तक आपको बताया कि हमारे क्षेत्र में लगभग 225 से अधिक सड़कें, चाहे वो नवनिर्माण की हो, चाहे नवीनीकरण की हो, चाहे मरम्मत की हो, विशेष मरम्मत की हो, वो मैंने कंप्लीट कराई। विधायक जी, लाइट पे एक बड़ा क्वेश्चन है। अक्सर जब जनता परेशान होती है तो सवाल या तो प्रधान से पूछती है तो विधायक से पूछती है। जी। विधायक जी, एक केस आता है डी में और सलवन ब्लॉक में भी 18 घंटे का वादा किया गया था बिजली का और सिर्फ 8 घंटे की सप्लाई मिल रही और उसमें भी बार बार के फॉल्टेज हो रहे हैं और ये लगातार शिकायतें आ रही हैं। ऐसे कई से न्यूज़ चैनल्स हैं जिन्होंने इसको कवर किया है। अभी जल्द में ही बहुत बड़ी समस्या हुई बिजली की, जो अभी टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कवर किया। इसको लेके क्या माइंडसेट है? विधायक जी, जानना चाहेंगे कि हम अंसारी मोहल्ला जैसे मुस्लिम का जो एरिया है डी में, वहाँ पे अक्सर बारिश होते ही भर जाता है पानी, क्योंकि मुस्लिम का एरिया जो रहता है वो थोड़ा सा चपका हुआ एरिया है। तो वहाँ पे जैसे ही बारिश होती है गांठ गांठ पानी भर जाते हैं। उसके पीछे की क्या है? क्या प्रधान नहीं ध्यान दे रहे हैं कि विधायक नहीं ध्यान दे रहे हैं? नहीं, वहाँ के ग्राम प्रधान जो फूलचंद अग्रहरी जी हैं, मैं तो अभी शासन में ये लिख करके भी दे चुका हूँ कि डी की घनत्व को देखते हुए वहाँ पे नगर पंचायत बनाई है। विधायक जी, किसानों की समस्या पे आते हैं। चकबंदी ऑफिस में भ्रष्टाचार और फसल की इतनी समस्या कि किसान जा रहा है गोदाम पे तो उसको खाद नहीं अवेलेबल हो पा रही है। ये किसान में चकबंदी हो रही है, चकबंदी में इतना पैसा खाया जा रहा है, इतने भ्रष्टाचार हैं, इसको कैसे देखते हैं? क्या आप तक वो बात नहीं पहुंच रही है? होता क्या है कि मेरा ये अच्छी बात आपने सामने आज रखी है और ये बहुत अच्छा है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हो सकता है लोग इस चीज़ को समझें भी। जी विधायक जी, जैसे अभी आपने बताया सड़क मार्ग के बारे में, हमारे पास एक केस आया है, मैंने भी काफ़ी चीज़ें रिसर्च किया, उसके बाद मुझे पता चला कोटवा कचनावा सड़क मार्ग जैसे बहुत से ऐसे जर्जर मार्ग हैं जिन पे कोई सुधार नहीं हो रहा है। क्या वो आपकी नज़र में नहीं आ रहे हैं या आप तक उनकी सूचनाएं नहीं पहुंच पा रही? नज़र में वहाँ के जो प्रधान जी हैं चौरसिया जी। विधायक जी, जानना चाहेंगे कि सलवन क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति विशेषकर महिलाओं के लिए, क्योंकि महिला का शिक्षा दर सलवन में बहुत ज़्यादा कम है, इसके पीछे क्या पहलू है और इसके पीछे आप क्या वर्क कर रहे हैं? विधायक जी, जानना चाहेंगे कि पानी की समस्याएं कैसे सॉल्व हो रही हैं, क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ डी से, वहाँ पे जो पानी की टंकी है उसकी व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है। अगर उस टंकी के अंदर देखा जाए तो पता नहीं कितने जीव मरे रहते हैं। और ऐसे बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे ग्राम सभा है जहाँ पे ऐसी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। तो पानी को लेके क्या पहलू चल रहा है? बाय द वे विधायक जी, ये कैप आपकी बहुत अच्छी है, इसको पहनने क्या कारण? पिताजी पहनते थे इसलिए आप पहन रहे हैं? जानना चाहेंगे कि युवाओं के रोजगार के लिए सलवन में क्या पहल कर रहे हैं आप? आप ये जानते हैं कि 150 करोड़ की आबादी वाले देश में हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती 100%। विधायक जी, जानना चाहेंगे कि क्या सलवन विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसी कंपनी या ऐसा कोई स्टार्टअप स्टार्ट हो रहा है? यही देखिए, कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, वो लोग बताते कुछ है करते कुछ। तो और इसी नाते मैं बहुत आपको गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि मंत्री बनने के बाद उन्होंने हाई स्कूल किया। क्या बात! और फर्स्ट डिवीजन पास हुई। ग्राम पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार जो हो रहे हैं, ये नकली प्रमाण पत्र के जो घोटाले हुए हैं, उनके पीछे की क्या कहानी थी? क्या आज उनके स्तर पे कमी है या एकदम बंद हो चुके हैं? नहीं, बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है जिसको हम लोगों ने क्रैक किया है। विधायक जी, महिला सशक्तिकरण और महिला स्वरोजगार,
कि जैसे उनको हम कैसे स्किल डेवलप करा सकते हैं फीमेल्स को, कि उनकी क्या कोई ऐसी व्यवस्थाएं आप कर रहे हैं जैसे सिलाई सेंटर्स खोलना या उनको कोई स्पेसिफिक स्किल्स देना? जी बिल्कुल, देखिए हमारे क्षेत्र से जनपद से राहुल गांधी जी सांसद हैं, लेकिन उनसे मिलने के लिए कहाँ लोगों को जाना पड़ेगा, कितना चक्कर, आम आदमी नहीं मिल सकता है। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरी विधानसभा में मैं बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि जितना सरल मैं हो सकता हूँ उतना अपने आप को सरल रखता हूँ। मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। मैंने गरीबी के वो दिन देखे हैं कि जब हमको एक समय भोजन मिलता था, दूसरे समय भोजन नहीं मिल पाता था। तो हमारे घर के पड़ोस के एक हेगड़े चाचा हैं, हमारे सजाती हैं, उनके यहाँ खाना हमको दिया जाता था। विधायक जी, आपके क्षेत्र में जातिवाद है? एक वर्ड में चाहेंगे, यस या नो? बिल्कुल है, हम इसको नकार नहीं सकते। विधायक जी, अप्रैल 2025 की एक घटना है। आप थाने में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जूतों से मारने का आपके ऊपर आरोप लगा था। मजे की बात मैं आपको बता दूं, जिस दिन की वो घटना है उसने कहा जूतों से मारा, मैंने उस दिन जूते ही नहीं पहने। मैं चप्पल पहन कर गया था। वहाँ CCTV है कोतवाली में, कोई भी जाकर देख ले। कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी है। बहुत बड़े लोगों के पास पैसा होता है, वो लोग अपने बच्चों को अच्छे बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं। हम गाँव के छोटे स्कूलों से पढ़ करके और यहाँ तक पहुँचे हैं और इतना सम्मान क्षेत्र में आज पाया है जो कि इतने लाखों करोड़ों लोगों के बीच में कुछ लोग विधायक और सांसद बनते हैं। तो ये जो सम्मान मुझे मिला है, मैं इसका बहुत ही सकारात्मक रूप से इसका सदुपयोग करना चाहता हूँ कि समाज के लोग जितना पॉजिटिव ऊर्जा के साथ जुड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, उतना ही हमारा गांव, हमारा क्षेत्र तरक्की करेगा, हमारा समाज तरक्की करेगा और हमारा देश तरक्की करेगा। विधायक जी, 2027 विधानसभा चुनाव के लिए इस पॉडकास्ट के माध्यम से क्या रणनीति आप बना रहे हैं और क्या विज़न तैयार किए हैं? क्या अगली बार फिर विधायक बनने की पूरी तैयारी है या किसी बड़े पद के लिए? नहीं, देखिए पद की लालच मुझे नहीं है। मैं जहाँ तक आ गया हूँ यही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और इसी तरह से मैंने आपको बताया कि मैंने शहीदों के सम्मान में मेरी विधानसभा क्षेत्र के आज़ादी से लेकर अब तक जितने भी शहीद हुए हैं, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, उनके जितने भी हमारे यहाँ शहीद जवान, उन सब के नाम पे मैंने स्मृतिदार बनवाया है। मैंने आपको बताया मेरे विधानसभा क्षेत्र में मैंने सैकड़ों मुस्लिम भाई ऐसे हैं, बहनें ऐसी हैं जिनके लिए मैंने मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा दिलाया। नमस्कार महोदय जी, स्वागत है आपका हमारी इस खास पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक नया शख्सियत जुड़ रहे हैं जो कि रायबरेली के लोकप्रिय नेता है और उनका विधानसभा क्षेत्र शलवन है। तो शलवन विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज उनसे जानेंगे उनकी राजनीतिक करियर कैसा था और शलवन की वो बड़ी समस्याएं जिन पे वादा किया गया था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, इसका उत्तर विधायक जी देंगे। और उन सभी समस्याओं पे बात करेंगे जिसको आप सुनना चाहते हैं। विधायक अशोक कोरी जी आज हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं उनकी राजनीतिक करियर के बारे में। तो स्वागत है विधायक जी हमारे इस खास पॉडकास्ट में। नमस्कार। विधायक जी, जानना चाहेंगे कि आपकी राजनीतिक करियर की स्टार्टिंग कैसी हुई? देखिए, मेरा राजनीतिक करियर स्टार्ट हुआ, मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री दल बहादुर कोरी जी जो लगातार 3 बार सलोन विधानसभा से विधायक रहे, राज्य सरकार में पूर्व में मंत्री भी रहे जी, और 2017 से 22 के रिज्यूम में वो MLA थे। बट अनफॉर्चुनेटली कोविड फेज़ 2 में मई 2021 में 7 मई को उनकी डेथ हो गई कोविड की वजह से, जनता की सेवा करते करते। तो उसके बाद वो सीट रिक्त हुई और क्योंकि कोविड का प्रभाव उस समय काफ़ी चल रहा था तो बाई इलेक्शन होना नहीं था, लेकिन संगठन की तरफ से और मैं कहूँ तो विशेष रूप से दीदी स्मृति ईरानी जी ने मुझे आगे बढ़ाया राजनीति में लाने के लिए। बड़ा उनका योगदान है मेरे जीवन में जी। और मैं सर्विस में था लेकिन फिर मैं रिज़ाइन करके चुनाव लड़ा और मेरे सलोन की विधानसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता के आशीर्वाद से, मेरे पिताजी के किए हुए सुकर्मों से आज मैं विधायक हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज हम आपका पॉडकास्ट ले रहे हैं और हम भी आपके ही विधानसभा क्षेत्र के हैं। बहुत अच्छी आज हमारे लिए गौरव का विषय है कि हम आपके साथ बैठने का मुझे मौका मिला। जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश है आपके माध्यम से? बिल्कुल, देखिए युवा पीढ़ी को राजनीति में आना, सक्रिय रूप से राजनीति में अपनी भागीदारी निभाना, ये आज के भारतवर्ष की बहुत बड़ी आवश्यकता भी है। क्योंकि मैंने अपने उस जीवन में, जब हम लोग 20-25 साल के हुआ करते तो हमने देखा है कि उस समय बहुत ज़्यादा इतना इंटरेस्ट नहीं होता था जी। उसका एक सबसे बड़ा कारण हम लोग कह सकते हैं कि उस समय डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी, न्यूज़पेपर के माध्यम से जो छपता था वही लोग जानते थे और उसी के आधार पर वो अपना आगे का क्रम तय करते थे। लेकिन आज के समय में डिजिटल युग है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से डिजिटाइजेशन इतना कर दिया है कि हर युवा के हाथ में आज इंटरनेट के प्लेटफॉर्म्स हैं। वो हर चीज़ को एक सेकंड के अंदर उनको देखने को मिल जाता है कि देश में क्या चल रहा है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, बिजनेस हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, हर चीज़ की सुविधा, हर चीज़ की न्यूज़ आज 2 सेकंड के अंदर उपलब्ध हो जाती है। तो अब राजनीति में युवाओं का बहुत इंटरेस्ट पहले से बढ़ा भी है, और ये बहुत अच्छी बात है कि आज का युवा कम से कम ये देखता है कि हम अपने भारत देश के लिए, अपने देश के लिए उनका क्या योगदान राजनीति में हो सकता है। मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति विधायक, मंत्री, सांसद नहीं बन सकता है, बिल्कुल, हर व्यक्ति चेयरमैन, हर व्यक्ति ग्राम प्रधान नहीं बन सकता, लेकिन सक्रिय राजनीति में आने का मतलब केवल यही नहीं होता है कि आपको विधायक बनना है, आपको कोई पद पाना है। सक्रिय राजनीति में आने का मुझे जो सबसे बड़ा लगता है कि सेवा भाव से हम लोग काम करें, और एक अच्छी सरकार चुनने से मतलब ये है कि जो देश को विकास के पथ पर आगे ले जाए, चाहे वो छोटे से क्षेत्र का, ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो, और चाहे भारतवर्ष का एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर विकास हो। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम सन 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आज का युवा जो है, मुझे लगता है कि 95% से भी ज़्यादा युवा, चाहे वो किसी भी जाति, संप्रदाय, पथ, पंथ से हो, वो सभी ये चाहते हैं कि हाँ, हमारा देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आए, तभी हम लोग एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर सकते हैं, विश्व पटल पर हम विश्व गुरु के रूप में फिर से आ सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो सक्रिय राजनीति में युवाओं की भागीदारी है, वो जितनी अच्छी हो और जितनी ज़्यादा हो, वो देश के लिए बहुत ही प्रगतिशील और बहुत ही सकारात्मक रूप से देखा जा सकता है। विधायक जी, जानना चाहेंगे कि राजनीति में सफलता पाने के लिए अहम गुण कौन से होते हैं? देखिए, अहम गुण हर राजनेता अपने हिसाब से इसका विश्लेषण कर सकता है, लेकिन मेरे हिसाब, जितना मैंने अपने पिताजी को देखा है, तो मैंने उनके संघर्षों के जीवन को भी देखा है कि वो सिर पे पलरा भी ढोए, लेबर का भी काम उन्होंने किया, उन्होंने राजमिस्त्री का काम किया, उन्होंने प्लम्बर का काम किया, उन्होंने सैनिटरी पाइपलाइन का काम किया। इवन प्लम्बर का काम तो काफ़ी कुछ, सैनिटरी पाइपलाइन का मैंने खुद उनसे सीखा हुआ है, मैंने उनके साथ अपने घर में ये काम किया भी है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो होती है आपका व्यक्तित्व, और व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी डिपेंड करता है कि आप कितने ईमानदारी से काम करते हैं और कितना लगन के साथ काम करते हैं, और पब्लिक के साथ आपकी कनेक्टिविटी कैसी है, आप कैसा कनेक्ट करते हैं उनको पॉजिटिवली। उनके पास ये, उनके मन में ये बात जानी चाहिए कि आपका नेता, उनका नेता अच्छा काम कर रहा है, भले वो काम में कभी कभी सक्सेस नहीं होते हैं हम लोग, ये मैं मानता हूँ कि 100% काम नहीं कराया जा सकता, लेकिन पब्लिक के मन में जब ये बात एक बार आ जाती है कि नहीं, हाँ, हमारा नेता हमारे बारे में अच्छी सोच रखता है, हमारे क्षेत्र के बारे में अच्छी सोच रखता है, तो वो चाहे नेता से कभी 100 दिन, 20 दिन, 50 दिन मिले ना मिले, लेकिन जब उसके मन में एक भाव बन जाता है, आम जनमानस के मन में जब एक भाव बन जाता है कि नहीं, हमारा नेता अच्छा है, मन से अच्छा है, अपने कर्मों से अच्छा है, और संघर्षशील है, हमारे लिए अच्छा सोचता है, क्षेत्र के विकास के लिए अच्छा सोचता है, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा गुण है आपके अंदर कि आप अपने व्यक्तित्व का विकास सकारात्मक ऊर्जा के साथ कैसे कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा गुण एक नेता में हो सकता है और किसी भी व्यक्तित्व में हो सकता है। क्या बात है। विधायक जी, आते हैं सलवन विधानसभा के कुछ कार्य और कुछ बड़ी चुनौती के बारे में। जी, आपके हिसाब से सलवन में सबसे बड़ी समस्या क्या है आज के टाइम पे? देखिए, मेरे हिसाब सलोन में बहुत बड़ी समस्याएं तो अब नहीं रह गई हैं। मुझे लगता है कि मेरे पिताजी ने अपने 3 बार के कार्यकाल में और मेरे इस 3 साल के कार्यकाल में लगभग अभी तक सबसे बड़ी बड़ी समस्याएं जो थी, हमने उनको सुलझाने का भरसक प्रयास किया है। जैसे हमारे यहाँ टेक्निकल एजुकेशन की बहुत बड़ी समस्या थी पहले, तो मेरे पिताजी ने अपने कार्यकाल में राजकीय पॉलिटेक्निक डी ब्लॉक में, जो कि आपका भी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में ग्राम सभा गोपालपुर में राजकीय पॉलिटेक्निक बनवाने का काम किया, और अब वो बनकर के तैयार है। वहाँ पे पाठ्यक्रम भी जारी हो चुके हैं और वहाँ पे क्लासेस चल रही हैं। मैं लगातार 2-3 कार्यक्रम भी वहाँ पे कर चुका हूँ, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे क्षेत्र में हाजीपुर के पास और माधोपुर निनैया के बीच में, सई नदी के बीच में पुल नहीं था, और मैंने खुद अपने समय में भी देखा हुआ है विधायक बनने के बाद कि वहाँ पर लोग अपनी मोटरसाइकिल से, जो बच्चे सर्वोदय पढ़ने के लिए उधर जाया करते थे, तो इधर 15-17 किलोमीटर घूम के उनको परसदीपुर होके जाना पड़ता था। इसके बजाय वो लोग नाव पे बेचारे अपनी मोटरसाइकिल, साइकिल रखते थे लड़के लड़कियाँ, और उस तरफ जाके फिर अपनी मोटरसाइकिल और साइकिल को लाद करके बेचारे निकालते थे, फिर उधर जा करके वो सलून की तरफ पढ़ने जाते थे। तो मैं आपको सच में बताऊँ, वो पुल किस तरह से हम लोग लाए हैं,
और मेरे पिताजी के समय से मांग चल रही थी, एक बार उसका शिलान्यास भी हो गया, लेकिन फिर जाने किसी कारण से वो कैंसिल हो गया, क्योंकि उसी समय में कोरोना आया और पिताजी की मेरे मृत्यु हो गई। फिर वो पुल ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद फिर मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बहुत बार उसके लिए मिल करके उनसे याचना की कि महाराज जी हमारे यहाँ इस पुल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, मैं वचन दे रहा हूँ कि ये पुल ज़रूर बनेगा। और सबसे बड़ी बात जो है जी, दीदी स्मृति जी उस समय केंद्र में मंत्री थी, और मैंने उनसे आग्रह किया कि दीदी ये पुल बनना बहुत ज़रूरी है। और मौके पर जाकर दीदी ने देखा भी कि लोग वहाँ कैसे जो है पुल पार करते हैं, और आज़ादी से लेकर अब तक अमेठी लोकसभा क्षेत्र और सलोन तो रायबरेली जनपद का भी हिस्सा है, आप जानते हैं। बिल्कुल सही बात। और हालत ये कि जिस परिवार के पास, जिस गांधी परिवार के पास 65-70 साल तक सत्ता की चाबी रही हो केंद्र में और प्रदेश में भी, उसके बावजूद अमेठी लोकसभा क्षेत्र में एक ऐसा गांव जहां पर पुल नहीं है और बच्चे आज भी साइकिल और मोटरसाइकिल नाव पर रख के ले जाते हैं। जब दीदी ने वहां के लोगों का ये दर्द देखा कि ये भी स्थिति आज के ज़माने में है, तब उन्होंने भी मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से मिल करके इस पुल के लिए बहुत याचना की, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को पुल दिया। आज 18 करोड़ की लागत से आप जाएंगे तो माधोपुर ननिया और ग्राम सभा हाजीपुर के बीच में वो पुल बन रहा है। और मैं संदेश भी देना चाहता हूँ आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कि बहुत सारे कांग्रेसी वहाँ पे चिल्लाया करते हैं कि भाजपाइयों ने क्या किया। मैं कहता हूँ जाइए देखिए कि आप आज़ादी से लेकर अब तक उस क्षेत्र के लगभग 18 से 20 हज़ार लोगों को आपने वंचित रखा। आपके पास सरकार थी, केंद्र से लेकर यहाँ तक आपने वो पुल बना करके नहीं दिया। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ आपके डीह के पास ही एक ग्राम सभा तरकुलवा है जी, जो सई नदी के पास है। और बारिश के समय में सई नदी से वो वैसे भी नॉर्मली 3 तरफ से घिरा रहता है, लेकिन जब भी बारिश आती है तो चारों तरफ से घिर जाता है जी। और वहाँ कोई भी इमरजेंसी हो जाए, कोई महिला हमारी बहन बेटी अगर मान लो प्रेग्नेंट है, कोई भी ऐसी इमरजेंसी पड़ जाए तो वहाँ वाहन नहीं जा सकता है, एम्बुलेंस नहीं जा सकती है। तो लोग मैंने देखा है खटिया पर मरीज को लाद करके और 4 लोग खटिया पे कंधा दे करके और नदी पार करके उनको जब सड़क तक लाते थे 2-3 किलोमीटर, उसके बाद बेचारे वो लोग एम्बुलेंस में जाते। ऐसे कई केसेस हुए कि लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये भी मैंने जब दीदी के सामने रखा, पिताजी के समय से इसकी भी मांग चल रही थी और कमोबेश वो पास होने वाला भी था, लेकिन उसी समय पिताजी की डेथ हो गई तो कोई परस्यू करने वाला नहीं था। लेकिन जब मैंने दीदी के सामने ये बात रखी कि ऐसा भी गांव हमारे पास है कि जो आज़ादी के बाद आज भी ये स्थिति है कि वहाँ पर गाड़ी जाने का रास्ता नहीं है, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने भी और मैंने भी अपनी चिट्ठी लिखी, दीदी ने उस पर अपनी कवरिंग लेटर बनाया और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि महाराज जी इतनी कृपा करते हैं हम लोगों के ऊपर, इतना वो मानते हैं एक नौजवान विधायक होने के नाते कि हाँ हम लोग पॉजिटिवली अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो उन्होंने वो भी सड़क दिया, वो पुल दिया 2 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से। आज वहाँ पर आज़ादी के बाद पहली बार सड़क पहुँची है और उस नदी पर पुल जब से बना है तब से लोगों का आवागमन बहुत सुगम हो गया है। वहाँ के लोग दीदी को भी और माननीय महाराज जी को भी बहुत आशीर्वाद देते हैं। मैं वहाँ कई बार जब भी गया हूँ तो लोगों ने बड़ा गले से लगा लिया कि भैया हम आज़ादी से लेकर अब तक यहाँ पर तरसते रहे, लेकिन आज आपने यहाँ पे पुल बनवाया, सड़क बनवाई। ऐसे कई सारे काम हैं, बहुत सारी सड़कें। आप देखिए सलोन से जब आप धरई होते हुए प्रतापगढ़ बॉर्डर की तरफ जाएंगे तो वहाँ की सड़क बहुत ख़राब थी, वो भी चौड़ी हो गई है। हमारा नसीराबाद से मऊ का रास्ता था, नसीराबाद से मऊ होते हुए फिर आप डीह चले आइए, आपके यहाँ वो सड़क भी पहले बहुत ख़राब थी, वो चौड़ी हो गई है। आप छतोह से और गांधीनगर तक चले जाइए जो अमेठी जायस रोड को जोड़ती है, गौरीगंज जायस रोड को जोड़ती है, वो चौड़ी हो गई है। हमने इसी कार्यकाल में, दीदी के उसी कार्यकाल में जो है हमारी जायस से सलोन की सड़क चौड़ी हुई थी। बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं। आप सलोन से आप देखेंगे जगतपुर की सड़क चौड़ी हुई जी। आप डी सुंदरगंज चौराहे से अब आप चले जाइए तो पहले बहुत बुरी हालत होती थी क्योंकि वो बहुत सीपेज वाला एरिया भी था, नदी भी पड़ती है रास्ते में, लेकिन वो सड़क भी हमने चौड़ी करा दी। अब जो है गंगा नदी पर हम लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, बहुत सारे श्रद्धालु, करीब लाखों श्रद्धालु उस रास्ते से जाते हैं। तो उस रास्ते को अब आप जोड़ेंगे तो आप सोचिए फुर्सतगंज से जायस और रायबरेली का जो फुर्सतगंज जहाँ पे कट है, वहाँ से आप सीधे अगर गंगा नहाने जाना चाहते हैं तो आप वहाँ से सीधे जो है इधर डी होते हुए, सुंदरगंज होते हुए, पिछवाड़ा होते हुए और सीधे आप गंगा जी का झगोकना घाट जा सकते हैं। तो ये सब काम है जो आमूलचूल परिवर्तन क्षेत्र में हुआ है और जिसके नाते हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे विकास काम, मैंने अभी तक आपको बताया कि हमारे क्षेत्र में लगभग 225 से अधिक सड़कें, चाहे वो नवनिर्माण की हो, चाहे नवीनीकरण की हो, चाहे मरम्मत की हो, विशेष मरम्मत की, वो मैंने कंप्लीट कराई है। क्या बात। और बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जिनका कि अभी काम चल रहा है और लगभग 98 सड़कें, 98 सड़कें ऐसी और हैं जो हमने जिनकी लिस्टिंग करा दी है। अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ
मंडलीय स्तर की बैठक हुई थी, सभी विधायकों की समीक्षा बैठक। उसमें से हमारी 26 सड़कें और ले ली गई हैं प्रायोरिटी के हिसाब से, और लगभग 103 और ऐसी सड़कें हैं जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उसको फेज़ 2 में हम लोग लेंगे और पूरा कराएंगे। बिल्कुल। पहले एक मानक हुआ करता था कि अंजुड़ी बसावट में जो हम लोग मिसिंग लिंक की सड़कें लेते थे या अंजुड़ी बसावट की, तो उसका मानक ये था कि 2011 की जनगणना के अनुसार अगर 250 से कम संख्या है वहाँ पे जनसंख्या है तो वहाँ सड़क नहीं दे सकते थे। लेकिन हमारे जैसे कई विधायकों ने जाके महाराज जी से ये उनसे रिक्वेस्ट किया कि महाराज जी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनकी जनसंख्या उस समय 250 से कम रही होगी, लेकिन आज वहाँ पर लगभग मान के चलते हैं कि 700 से 800 की जनसंख्या है, इससे ज़्यादा भी है। बिल्कुल। तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लिया और हमारे ऐसे बहुत सारे विधायकों की जो है सारी उन्होंने रिक्वेस्ट को स्वीकार किया। कमेटी में उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये मानक घटा करके 150 कर दिया जाए। तो उस मानक को 250 से 150 करने के बाद ये स्थिति हुई कि मेरे क्षेत्र की कम से कम 98 सड़कें उसमें और जुड़ गई। क्या बात। तो मैं तो बहुत कृतज्ञ हूँ कि हम लोगों को उत्तर प्रदेश में ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं कि जिनके चलते विकास की गंगा बह रही है, चाहे वो छोटे गांव को कनेक्ट करने के लिए हो। अभी उन्होंने सारे ब्लॉक मुख्यालयों को जोड़ने के लिए और जिला मुख्यालयों को जोड़ने के लिए तहसील से सारी सड़कों का चौड़ीकरण का काम लगभग पूरा हो चुका है। और इस तरह की बहुत सारी सड़कों का पूरा जाल बिछ चुका है। विकास के कार्य में आप देखेंगे तो बहुत से ऐसे काम हैं हम लोगों ने कराए। मेरी सिरसरा सलोन ब्लॉक में सिरसरा ग्राम सभा है जहाँ पे पावर सब स्टेशन बन रहा है और करीब 375 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे लगता है कि केवल रायबरेली नहीं आसपास के कई जिलों को लाइट देंगे। आप बिजली की व्यवस्था को ले लीजिए, बहुत सुधार हुआ है पहले से। मुझे याद है कि 2017 के पहले की सरकार में, आप तो क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, बिल्कुल, तो 5-6 घंटा बिजली मिलना भी मुश्किल होती थी। हालत ये थी कि गाँव का किसान सिंचाई करने के लिए जैसे ही लाइट आती थी तो जाके जैसे ट्यूबवेल का बटन दबाता था लाइट चली जाती थी। और जैसे ही फिर वो घर आए बेचारा बैठे कि दोबारा लाइट आएगी, फिर दोबारा जाके जैसे ही लाइट जलाता था फिर लाइट चली जाती थी। विधायक जी प्रैक्टिकली बता रहा हूँ विधायक जी, लाइट पे एक बड़ा क्वेश्चन है। अक्सर जब जनता परेशान होती है तो सवाल या तो प्रधान से पूछती है तो विधायक से पूछती है। जी। विधायक जी, एक केस आता है डी में और सलवन ब्लॉक में भी 18 घंटे का वादा किया गया था बिजली का और सिर्फ 8 घंटे की सप्लाई मिल रही और उसमें भी बार बार के फॉल्टेज हो रहे हैं और ये लगातार शिकायतें आ रही हैं। ऐसे कई से न्यूज़ चैनल्स हैं जिन्होंने इसको कवर किया है। अभी जल्द में ही बहुत बड़ी समस्या हुई बिजली की, जो अभी टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कवर किया। इसको लेके क्या माइंडसेट है, क्योंकि लाइट्स का 18 घंटे आना, उसके बाद भी 8 घंटे की ही सप्लाई हो पाना, ये कहीं ना कहीं फॉल्टेज है? नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या है जी। हमने इस पर बहुत वर्कआउट भी किया है और मैंने जितनी बिजली विभाग की समीक्षा अपनी विधानसभा को लेकर की है पूरे जिले में शायद किसी ने की होगी। तो मैंने समय समय पर जब ये क्राइसिस होता है, खास करके जब सीजन ऐसा आता है गर्मी और बारिश का, तब बड़ा क्राइसिस होता है, तो हमने उसकी प्री प्लानिंग पहले से भी की और मैंने अपने एक्सीएन को, हमारे सारे जो वहाँ के एसडीओ वगैरह हैं, उनसे भी चर्चा की थी समीक्षा बैठक में कि आप लोग पहले से अपना एक ऐसा प्लान दे दें कि कहाँ पे आपको लोड बढ़ाना है, कहाँ पे ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ानी है, कहाँ पे तारों की व्यवस्था सही नहीं है। उसमें हम लोगों ने लगभग मान के चलिए 30 से 40% काम भी किया है, जो काम लगभग पूरा हो गया है आरडीएसएस के माध्यम से भी। और हमारी जो रायबरेली से 33 kVA की लाइन है जिसमें सबसे ज़्यादा फॉल्ट आता है, वो जर्जर स्थिति में बहुत ज़्यादा है, मानते हैं। तो उस पर कई बार समीक्षा बैठक में उसमें हम लोगों ने ये पॉइंट भी रखा और उस पर बहुत काम हो भी चुका है। और जैसे आप बात करते हैं तो हमने अभी परसदेपुर और छतो का जो हमारा बिजली घर है जी, उसको हमने नूरुद्दीनपुर सब स्टेशन से जुड़वाने का काम कर दिया है। वो काफ़ी वहाँ की व्यवस्था सुधर गई है। और अभी जब बीच में बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी तो मुझे याद है डी की व्यवस्था सबसे ज़्यादा खराब हुई थी। बिल्कुल, तो मैं खुद गया था लगभग 2.5 से 3 घंटे बिजली घर पे, मैं खुद वहाँ वो आपकी फोटो वायरल होती है। और मैंने रुक करके वहाँ पे काम सही कराया है। हाँ, ये भी सही बात है, वहाँ रिपोर्ट थोड़ी सी खराब उस समय आई थी कि हमारे कुछ अधिकारी कर्मचारी, ये हो सकता है कि वो लोग 24 घंटे से काम कर रहे थे तो थके हुए थे, तो वहाँ पे 1 ही 2 कर्मचारी थे। लेकिन जब मैं गया, मैंने जो है चीफ इंजीनियर साहब से बात भी की, वहाँ पे अधिकारी कर्मचारी सब आए और बहुत बड़ी फॉल्ट थी। कई जगह पेड़ गिरे हुए थे आंधी और बारिश की वजह से, और 33 kV लाइन फॉल्ट होने की वजह से भी वहाँ पे बड़ी दिक्कत थी। लेकिन उसको हम लोगों ने फुर्सतगंज से जुड़वाने का काम कर दिया। और हुआ क्या था कि पहले वहाँ से नसीराबाद का भी लाइन जुड़ा करती थी। तो हमने अभी क्या किया है कि जो छतो ब्लॉक वाला हमारा पावर सेंटर है उसको हमने फुर्सतगंज से भी जुड़वा दिया है 33 kVA का, और नूरुद्दीनपुर से परसदेपुर होते हुए भी जुड़वा दिया। तो इन केस ऑफ अगर वहाँ से 33 kV का जो है अगर नूरुद्दीनपुर से सप्लाई रुकती है तो वो तुरंत फुर्सतगंज से जुड़ जाएगा, और अगर फुर्सतगंज वाला गड़बड़ होता है तो वो नूरुद्दीनपुर से जुड़ा हुआ। क्या बात है। तो ये इधर की लाइन तो काफ़ी हद तक सुधर गई है। और डी की जो व्यवस्था है हम लोगों ने वहाँ पे अभी करीब 5 MVA उसकी और क्षमता बढ़ाने के लिए भी लिखा हुआ है। आज भी खराब है वहाँ पे।
हाँ, वहाँ की स्थिति थोड़ी मैंने बताया, क्योंकि 33 kV की लाइन पे काम चल रहा है और अभी बारिश की वजह से थोड़ा सा काम बाधित हुआ है। तो अब ये जैसे ही बारिश का सीज़न ख़त्म होगा, हम लोगों ने बिल्कुल ये अपना बना रखा है मन कि मैं स्पेशली सिर्फ डी के बिजली घर पे लगूंगा और हमको वहाँ की व्यवस्था सुधारनी है। 33 kV लाइन जो है सुधारनी है। बहुत जर्जर मतलब लाइन थी, वहाँ पे थोड़ा सा भी फॉल्ट होता है तो तुरंत वो लाइन हमारी डिस्टर्ब होती है, तो उसको सुधारने के लिए हम लोग हैं और काफ़ी उस पर काम हुआ भी है। जी विधायक जी, जानना चाहेंगे कि हम अंसारी मोहल्ला जैसे मुस्लिम का जो एरिया है डी में, वहाँ पे अक्सर बारिश होते ही भर जाता है पानी, क्योंकि मुस्लिम का एरिया जो रहता है वो थोड़ा सा चपका हुआ एरिया है, तो वहाँ पे जैसे ही बारिश होती है गांठ गांठ पानी भर जाते हैं। उसके पीछे की क्या है? क्या प्रधान नहीं ध्यान दे रहे हैं कि विधायक नहीं ध्यान दे रहे हैं? नहीं, वहाँ के ग्राम प्रधान जो फूलचंद अग्रहरी जी हैं जी, और वो भले पहले कांग्रेस में थे लेकिन अब वो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं, वो भाजपा से जुड़े हुए हैं जी। और उन्होंने काफ़ी ये समस्या अपनी बताई भी, और केवल वही नहीं, उन्होंने बहुत लंबा एक नाला बनाने के लिए जो प्रस्ताव मुझको दिया है, मैंने उसको शासन में दिया भी है जी, और उसका बजट बहुत लंबा है। तो फिलहाल हम लोग लगे हैं कि उसको सरकार से मांग रहे हैं कि पूरा मतलब डी ग्राम सभा को सुंदरगंज चौराहे से लेकर के और एकदम लास्ट तक जहाँ पे अपना टेकारी मोड़ है वहाँ तक जो है पूरा नाला बना दिया जाए, ताकि जितनी छोटी हमारी नालियाँ हैं वो आकर के जब उस नाले से एक बार कनेक्ट हो जाएंगी बिल्कुल, तो वो पूरा साउथ टू नॉर्थ पूरा जब बन जाएगा तो जितना भी हमारी छोटी छोटी नालियाँ हैं उनका ड्रेनेज सिस्टम सही हो जाएगा। तो उस नाले के निर्माण के लिए हम लोग लगे हैं। मेरी विधायक निधि से पूरा नहीं पड़ रहा है वो, तो इसलिए हमने उसको शासन से मांगा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जिला पंचायत से भी हमने पैसा मांगा है। मैं तो अभी शासन में ये लिख करके भी दे चुका हूँ कि डी की घनत्व को देखते हुए वहाँ पे नगर पंचायत बनाई जाए। तो अगर नगर पंचायत बन जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, बट फिर भी चूँकि अभी वो ग्रामीण क्षेत्र है तो हमने जिला पंचायत से भी मांग की है कि वहाँ नाला बनाने के लिए बजट दे दिया जाए। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत पहले भी लिख करके दिया था और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही वो एक बढ़िया एक अच्छा बड़ा नाला वहाँ बनवाने के लिए हम लोग कार्यरत हैं और वो सक्सेस भी होंगे हम लोग उसमें। जब ये हो जाएगा तो वो समस्या बिल्कुल। विधायक जी, किसानों की समस्या पे आते हैं। चकबंदी ऑफिस में भ्रष्टाचार और फसल की इतनी समस्या कि किसान जा रहा है गोदाम पे तो उसको खाद नहीं अवेलेबल हो पा रही है। ये किसान में चकबंदी हो रही है, चकबंदी में इतना पैसा खाया जा रहा है, इतने भ्रष्टाचार हैं, इसको कैसे देखते हैं? क्या आप तक वो बात नहीं पहुंच रही है? देखिए, ऐसे कुछ मामले यहाँ आते ज़रूर हैं, मैं इसको नकार नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरे पास जो भी ऐसे कोई चकबंदी के मामले आते हैं, कोई भी संबंधित हमारे क्षेत्र का नागरिक लेकर आता है, तो मुझे याद है कि हमने जितने भी आज तक चकबंदी में अधिकारियों को इस काम के लिए बोला है, ऐसे कामों के निस्तारण के लिए, तो मेरिट के आधार पर, उनके प्रपत्रों के आधार पर जो न्यायोचित होता है वो उन्होंने किया है और करने के बाद हमको सूचित भी किया है कि हाँ माननीय विधायक जी ये काम हो गया है। बिल्कुल। और मुझे ऐसी कोई शिकायत इस काम को होने के बाद कोई ऐसा व्यक्ति आज तक नहीं आया जिसने कहा हो कि हमें पैसा देना पड़ गया या भ्रष्टाचार का ऐसा कुछ, तो मेरे सामने तो कोई प्रकाश नहीं आया। रही बात खाद की, तो खाद की आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि खाद की स्थिति पहले क्यों हुआ करती थी, और जहाँ भी कभी ऐसी कोई शिकायत आती, खाद की कमी की लोग बात करते, तो हम लोग जिले स्तर पर डीएम साहब से और कोऑपरेटिव में आरओ साहब से बात करके आरएमओ साहब से हम लोग पूरा कराते हैं उसको। हाँ, कभी कभी किल्लत हो जाती है। जैसे होता क्या है कि मेरा ये अच्छी बात आपने सामने आज रखी है और ये बहुत अच्छा है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हो सकता है लोग इस चीज़ को समझें भी जी। क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोगों के पढ़े लिखे होने का फ़ायदा तभी है कि जब हम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को समझा पाएं। 100%। किसानों के साथ जो समस्या है, जैसे जो मानक होता है किसी भी एरिया में कि कितने बीघे में हमको कितनी खाद डालनी चाहिए जी, लोगों के बीच में एक अफवाह अक्सर बनी रहती है और मुझे लगता है कि फैलाते भी हैं कुछ लोग जानबूझ करके कि खाद की शॉर्टेज हो जाएगी तो पहले से एक्स्ट्रा लेकर रख लो। मैं ये कहता हूँ कि आप एक्स्ट्रा खाद मत लीजिए, जितना आपका मानक है। होता क्या है, जैसे जहाँ पे 2 बोरी यूरिया या 1 बोरी डीएपी डालनी, लोग 3-3 4-4 बोरी डालते हैं ताकि उत्पादन ज़्यादा हो। लेकिन मैं उन सबको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा करने से आपकी ज़मीन की जो शक्ति है, जो मृदा की जो शक्ति है, वो क्षीण हो रही है दिन पे दिन। बिल्कुल। आप देखिए रासायनिक खाद डालने के कितने परिणाम ऐसे आ रहे हैं कि आप किडनी की डिजीज़ बढ़ रही हैं, हार्ट की डिजीज़ बढ़ रही हैं और लीवर की डिजीज़ बढ़ रही हैं और बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो रासायनिक खाद की वजह से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और जितना ज़्यादा आप इस खाद को डालेंगे उतना ज़्यादा आने वाली जनरेशन के लिए नुकसान है। आप देखिए आज की 10, 15, 20 साल पहले जाइए तो शायद 1000, 2000, 3000 में एक बार सुनाई पड़ता था किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया है। बिल्कुल। लेकिन आज आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि हर 100 में से 2 आदमी को कैंसर है।
हम लोग इतना चिट्ठी लिखते रहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, इतना किसी को किडनी की दिक्कत है, किसी का किडनी फेल हो रहा है, लीवर फेल हो रहा है, किसी को और बड़ी बीमारी हो गई है, ऐसी बीमारियां हम लोग कभी कदार सुना करते थे। लेकिन आज स्थिति यह है कि मुझे लगता है कि मैं आज ही सुबह मैंने घर पे अपने जो है बैठ करके लोगों की समस्याएं सुनी। मैं आपको बताऊं केवल एक दिन के अंदर मैंने 5 चिट्ठियाँ लिखी हैं मुख्यमंत्री सहायता कोष से पैसा दिलाने के लिए। तो स्थिति इतनी गंभीर है कि लोगों को ये सोचना चाहिए, और आम जनमानस जब तक इस चीज़ को सोचेगा नहीं, इसको अपने जीवन शैली में अपनाएगा नहीं कि रासायनिक खाद को कितना कम करें और जैविक खाद को बढ़ावा दिया जाए, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए। मैं बताऊं आपको, मैंने अपने पिताजी सीखा है, हमारे घर के पास छोटा सा एक 5-6 बिस्वे का छोटा सा प्लॉट है। हम उसमें अपने खाने के लिए सब्जियां बोते हैं, और हम सिर्फ गाय के गोबर की मतलब गोबर की खाद वो डालते हैं और कुछ नहीं डालते हैं। और आप जाके वहाँ देखिए, इतनी बढ़िया सब्जी होती है, कुछ और डालना नहीं पड़ता है, खाली सिंचाई करते हैं, निराई करते हैं, और उसका स्वाद और जो रासायनिक खेती, जो रासायनिक खाद के द्वारा उपजी हुई जो फसल है, उसी सब्जी का आप सेम सब्जी ले आइए, दोनों के स्वाद में भी फ़र्क है, और आप खाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आपने क्या गलती की है। बिल्कुल सही बात। तो मेरा ये अपने किसान भाइयों से भी ये अनुरोध है कि रासायनिक खाद की एक तो जो अफवाह फैल जाती है कि डीएपी और यूरिया की शॉर्टेज हो जाएगी, जल्दी ले लो, ज़्यादा ले लो, ज़्यादा लेने के चक्कर में, स्टोरेज करने के चक्कर में कभी कोई शॉर्टेज होती है। अगर वो अपने मानक के अनुसार जितना उनको डालना चाहिए अगर उतना लेंगे तो मुझे लगता है कि शॉर्टेज की स्थिति नहीं बनेगी। और कई बार मैंने ये भी देखा है, अभी रिसेंटली छतों में ये हुआ था कि हमारे जो विपक्षी गण हैं ये लोग भी ऐसी अफवाह उड़ा देते हैं कि भाई खाद आई है लेकिन अपने लोगों को दे रहे हैं, या खाद जो है बहुत कम बचेगी, ये जल्दी ले लो, ज़्यादा ले लो, तो लोग ज़्यादा खाद ले लेते हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध भी है और ये मानना है कि जितना कम इस खाद का प्रयोग करेंगे तो अधिक लोगों तक भी पहुंचेगी। विधायक जी, जैसे अभी आपने बताया सड़क मार्ग के बारे में, हमारे पास एक केस आया है, मैंने भी काफ़ी चीज़ें रिसर्च किया, उसके बाद मुझे पता चला कोटवा कचनावा सड़क मार्ग जैसे बहुत से ऐसे जर्जर मार्ग हैं जिन पे कोई सुधार नहीं हो रहा है। क्या वो आपकी नज़र में नहीं आ रहे हैं, या आप तक उनकी सूचनाएं नहीं पहुंच पा रही? नज़र में वहाँ के जो प्रधान जी हैं चौरसिया जी मुझसे मिले भी थे, उन्होंने लिखित में भी दिया है, और मेरी जानकारी में भी है, हमने भी चिट्ठी लिखी है उसके लिए। अभी मैंने बताया ना कि रिसेंटली जो हमारी एक समीक्षा बैठक हुई थी उसमें इस सड़क का भी एस्टीमेट आया है, बट उनका जो मानक अभी पहले फेज का बनाया गया है वो है कि 1 किलोमीटर तक की जो सड़कें हैं जी उनको लिया जाएगा। सेकंड फेज में 1 किलोमीटर से कम की जो दूरी है उनको लिया जाएगा। बिल्कुल। तो अभी 1 किलोमीटर की हमारी जो सड़कें हैं ऐसी 26 सड़कें ले ली गई हैं। अब मुझे अभी इस समय ध्यान नहीं है, मैं निकाल के आपको डाटा दिखा सकता हूँ। अगर कचनावा वाली सड़क 1 किलोमीटर के दायरे में आ रही है तो वो अप्रूव हो गई है। बिल्कुल। उन 26 सड़कों के मैं अपने मोबाइल में निकाल के आपको दिखा भी सकता हूँ। तो जो ऐसी 26 सड़कें वो ले ली गई हैं। अगर वो 1 किलोमीटर से कम की दूरी है तो फेज़ 2 में ली जाएगी। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से सभी विधायकों को आश्वस्त किया हुआ है कि हम फेज़ 2 में 1 किलोमीटर से कम की सड़कों को लेंगे। और ये पूरे प्रदेश स्तर पर उन्होंने डिसाइड किया है कि प्रदेश की ऐसी सड़कें विधानसभा स्तर पे जो 1 किलोमीटर के दायरे में आ रही है उनको लेना है, उसके बाद सेकंड फेज में लेना है। विधायक जी, जानना चाहेंगे कि सलवन क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति विशेषकर महिलाओं के लिए, क्योंकि महिला का शिक्षा दर सलवन में बहुत ज़्यादा कम है, इसके पीछे क्या पहलू है और इसके पीछे आप क्या वर्क कर रहे हैं? देखिए, शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए मैंने आपको जैसा बताया कि टेक्निकल एजुकेशन के लिए हम लोगों ने गोपालपुर ग्राम सभा में जो राजकीय पॉलिटेक्निक बनवाया है, और मैंने सरकार से मांग भी रखी है माननीय मंत्री जी से एक राजकीय इंटर कॉलेज बालिका, और हमने सूची में भी एक इंटर कॉलेज की मांग की है, राजकीय इंटर कॉलेज की, और नसीराबाद में जो हमारा कंपोजिट विद्यालय है उसको हमने हाई स्कूल तक करने की मांग की है। तो मुझे लगता है जल्दी ही उस पर हम लोगों को सफलता भी मिलेगी। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है, पहले से शिक्षा व्यवस्था में बहुत सुधार आया है। आप देखेंगे सरकार लगातार बच्चों को पढ़ाने के लिए, और ऐसे प्लेटफॉर्म सब तो आ रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेधावी छात्रों को टैबलेट देना हो, चाहे मोबाइल फ़ोन देना हो, और इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे जो है सारी चीज़ें उपलब्ध कराना हो। सरकार इसके लिए बहुत चिंतित है और पहले से काफ़ी सुधार भी हुआ है। बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ। विधायक जी, जानना चाहेंगे कि पानी की समस्याएं कैसे सॉल्व हो रही हैं, क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ डी से, वहाँ पे जो पानी की टंकी है उसकी व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है। अगर उस टंकी के अंदर देखा जाए तो पता नहीं कितने जीव मरे रहते हैं, और ऐसे बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे ग्राम सभा है जहाँ पे ऐसी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। तो पानी को लेके क्या पहलू चल रहा है? हाँ, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के माध्यम से अभी सैचुरेशन लेवल हमारे जनपद में करीब 20 से 30% हो पाया है, और कई जगहों पर पाइपलाइन का काम काफ़ी हद तक पूरा भी हो गया है।
और कुछ जगहों पे हम लोगों ने अभी तक डायरेक्ट जो सर्विस है वाटर सप्लाई की वो शुरू करा दी है। हाँ, जो अभी तक कई जगह टंकी बनने का काम है वो अभी चल रहा है। रही बात डीह की, तो मुझे लगभग 1 से 1.5 साल पहले ये स्थिति अवगत कराई थी लोगों ने, डीह और आशापुर की जी। तो उस पर मैंने काफ़ी काम भी करवाया था और मुझे याद है कि उस समय उनकी मोटर में कुछ दिक्कत थी आशापुर वाली में, तो उनके पास बजट नहीं था। उनके पास बोला कि विभाग के पास बजट नहीं, तो मैंने अपने पास से उनको 40 या 42 हज़ार रुपये दिया भी था। हमने कहा आप उसको सही कराइए और पाइपलाइन शुरू कराइए। तो आशापुर वाली जो पानी की टंकी वो शुरू हुई थी। और डीह वाली का जो आपने बताया कि अब ये जानवरों का, तो मुझे आज तक किसी ने ऐसा जानकारी नहीं दिया। आपने बताया है, मैं एक्शन साहब से इसकी जानकारी करूँगा और उसकी सफाई भी करवाऊँगा। अगर ऐसा कुछ है मैं कल ही इसके लिए बोलूँगा उनको जी। लेकिन जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल से जल, और वो भी स्वच्छ जल पहुँचाने का काम सरकार ने निर्धारित किया है और उस पर बहुत तेज़ी से काम भी शुरू है। इधर बारिश की वजह से थोड़ा सा काम रुका हुआ है और अभी मैंने आज ही दिन में आपको बता दूं, मैंने दिन में संबंधित अधिकारियों से बात की थी। अपने यहाँ एनसीसी और 2-3 कंपनियां काम कर रही हैं क्षेत्र में, तो उन लोगों से मैंने सूचना ली थी कि भाई कब तक आप लोग कितना काम पूरा करेंगे, और मुझे क्षेत्र में जाना भी है उनकी प्रगति देखने के लिए। तो उन्होंने बताया है कि साहब काम तो चल रहा है लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा काम है अभी रुका है, और कुछ उनके ऑडिट चल रहे हैं। तो उनका ऑडिट हो सकता है इसी हफ्ते में या अगले हफ्ते तक पूरा हो जाएगा, ये बारिश के टाइम में। तो ऑडिट के बाद से फिर उनका काम फिर से शुरू हो जाएगा सुचारू रूप से। और जैसा कि लक्ष्य रखा गया है, वो जल जीवन मिशन जल्दी ही हम लोग, रायबरेली जनपद तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी जल्दी पूरा हो जाए, क्योंकि मैदानी इलाका है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नहीं है वहाँ पर। सबसे ज़्यादा समस्या ऐसे काम के लिए पहाड़ी इलाकों में आती है। बिल्कुल सही। लेकिन अपने यहाँ बहुत तेज़ी से काम चल भी रहा है और इसकी समय समय पर समीक्षा बैठक भी होती है। तो हर महीने हमारे प्रभारी मंत्री जी श्री राकेश सचान जी उसकी समीक्षा बैठक भी लेते हैं जब जिले की, तो उसमें हर विभाग की समीक्षा बैठक में हम लोग जल जीवन की प्रमुख रूप से समीक्षा करते हैं कि कितना काम प्रोग्रेस हुआ है। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट वो लोग वहाँ पर रखते हैं पटल पर, और पहले से काफ़ी काम सैचुरेशन लेवल बढ़ा है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी हम लोग हर घर नल से जल देंगे। हाँ, एक चीज़ का थोड़ी समस्या आती है कि जैसे पहले लोग विधायक से और सांसद से इंडिया मार्क का नल मांग लेते थे और हम लोग ईजिली दे भी देते थे। अभी इंडिया मार्क का नल की उपलब्धता नहीं है, क्योंकि जल जीवन मिशन से सैचुरेशन लेवल हम लोगों को पूरा करना है, 100% कवर करना है। तो इस नाते इंडिया मार्क का नल अभी नहीं दे पा रहे हैं हम लोग। तो कोशिश ये है कि जितनी जल्दी ये मिशन पूरा हो जाए, मिशन बोर्ड में काम लग करके जितनी जल्दी पूरा हो जाए, तो क्षेत्र में पानी की समस्या हम लोग बहुत अच्छी तरह से दूर कर लेंगे। बाय द वे विधायक जी, ये कैप आपकी बहुत अच्छी है, इसको पहनने का क्या कारण? पिताजी पहनते थे इसलिए आप पहन रहे हैं? हाँ, देखिए मेरे पिताजी भी पहनते थे, उनको भी बड़ा इस चीज़ का वो था। उनको भी किसी ने ये गिफ्ट की थी, राजस्थानी कैप पहनते थे, और मुझे भी किसी भाई ने ये दी है, बोला आपके ऊपर अच्छी लगेगी, तो मैंने पहन कर देखा, मुझे भी अच्छा लगा। कई लोगों ने कहा कि ये अच्छी लग रही है, तो मैंने कहा ठीक है। काफ़ी दिन से पहन रहे हैं आप? जी जी, मैं अक्सर पहनता हूँ। विधायक जी, जानना चाहेंगे कि युवाओं के रोजगार के लिए सलवन में क्या पहल कर रहे हैं आप? हाँ, देखिए बड़ी अच्छी बात है। सलोन में मैं पिछले 3 साल से मैं देख रहा हूँ, हम लोगों ने रोजगार के साधन जितने ज़्यादा उपलब्ध करा सकते हैं, इतना आज तक आज़ादी से लेकर अब तक किसी सरकार ने इतना इनिशिएटिव नहीं लिया है जितना मोदी जी और योगी जी की सरकार ने लिया है। चाहे वो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना हो, आप सोचिए हमारे क्षेत्र का कोई युवा, अमेठी रायबरेली का, कभी ये नहीं सोचा होगा कि 5 लाख रुपए का लोन, वो भी बिना गारंटी के और बिना ब्याज के। कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल। किसी के पास अपना कोई भी रोज़गार शुरू करने के लिए, कोई छोटा मोटा धंधा करने के लिए, कोई अगर उसको धनराशि नहीं होती थी तो पहले आदमी करता था किसी साहूकार से उधार लेता था, ब्याज पे पैसा लेता था। अपने ज़िले में तो बहुत ही ज़्यादा ये होता था। बिल्कुल। तो उनका धंधा अगर चला या नहीं चला तो बेचारे बाद में फिर पता लगा वो कर्जा भी नहीं दे पाते थे और कर्ज में डूब करके बहुत सारी विसंगतियाँ आती थी। लेकिन आज मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना हो और कौशल विकास मंत्रालय के माध्यम से लगातार लोगों को स्किल डेवलपमेंट से जोड़ना और उनको रोज़गार उपलब्ध कराना। जिले से पिछले 3 वर्षों में, अभी जल्दी में ही ITI में एक कार्यक्रम हुआ था, रोजगार सम्मेलन का ही था, रोजगार मेला था, तो मैं गया था उसमें। तो वहाँ पर अधिकारियों ने बताया कि जितने भी उन्होंने अभी तक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए हैं कौशल विकास मंत्रालय के, उसके माध्यम से चाहे वो कारपेंटर का काम सिखाना हो, चाहे लड़कियों को हैंडीक्राफ्ट का काम सिखाना हो, ऐसे, और अपने ODOP के प्रोडक्ट्स के जितने भी ट्रेनिंग होती है, हर चीज़ को उसको एक संकलित रूप से करके, और लोगों को यही नहीं, देश में ही नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं और अपना रोज़गार मेला जब लगता है तो लोगों का इंटरव्यू लेती हैं, वहाँ पे शॉर्टलिस्ट करके उनको वो रोज़गार उपलब्ध करा रही हैं। और यही नहीं, विदेशों में भी अब तो सरकार श्रम एवं सेवायोजन मंत्रालय के माध्यम से विदेशों में भी हम लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। अभी जल्दी में ही माननीय मंत्री अनिल राजभर जी ने जो है सदन के अंदर भी ये
पटल पे बयान दिया है कि हम केवल यही नहीं, आरए के रजिस्ट्रेशन के बाद हम लोग विदेश में भी लोगों को रोजगार दिलाएंगे। और इतना ही नहीं, उस रोजगार को बाद में सरकार मॉनिटरिंग भी करती है कि जो हमने जिसको रोजगार दिलाया है वो बाहर जाने के बाद सक्सेस हुआ है कि नहीं हुआ है। कुछ % लोग जो छोड़ करके चले आते हैं तो उसका कारण क्या था, उसकी भी हम लोग बाद में जो है रिसर्च करते हैं कि क्यों ऐसा हुआ कि अगले को छोड़ करके आना पड़ा। फिर उसके रास्ते निकाले जाते हैं कि आगे जब कोई ऐसी व्यवस्था हो तो व्यक्ति को ये समस्या ना आ सके कि उसको अपना रोजगार छोड़ के वापस आना पड़े। बिल्कुल। तो बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास मंत्रालय हो और आप देखिए मुद्रा लोन के माध्यम से बहुत सारे ऐसे रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हम आप ये जानते हैं कि 150 करोड़ की आबादी वाले देश में हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती 100%। तो कोई भी व्यक्ति खाली ना हो और बेरोजगार ना हो, उसको रोजगार से जोड़ना। और जब तक आप टेक्निकली किसी व्यक्ति को एजुकेटेड नहीं कर देंगे, इसको उसका स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, तो मुझे लगता नहीं कि रोज़गार बहुत आसानी से उसको मिल सकता है। लेकिन टेक्निकली जो वर्क्स होते हैं, चाहे वो छोटा ही काम हो चाहे बड़ा ही काम हो, उसमें जब व्यक्ति ट्रेनिंग ले लेता है, थोड़ा सा पारंगत हो जाता है, तो उसको काम करने में जो है बहुत इजीली वो अपने रोज़गार को शुरू कर सकता है। और ऐसे में हमारी सरकारों ने, केंद्र और प्रदेश की दोनों सरकारों ने मिल करके बहुत सारे रोज़गार के साधन उपलब्ध कराए हैं, चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो, चाहे टेक्निकल क्षेत्र में हो, चाहे आप देखिए कारपेंटर का काम हो, चाहे प्लम्बर का काम हो, चाहे राजमिस्त्री का काम हो, और चाहे बार का काम हो। इस तरह के छोटे छोटे रोज़गार भी जो लोग अपने लोकल एरिया में रह करके कर सकते हैं, और उनको लोन भी उपलब्ध कराना, उनकी ट्रेनिंग कराने के बाद उनको लोन उपलब्ध कराना, उनका धंधा पानी शुरू कराना, इस यहाँ तक सरकार पूरा फोकस करती है कि ये नहीं कि केवल ट्रेनिंग करा के छोड़ दिया तो उसके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, वो कैसे करेगा, वो सब चीज़ें उपलब्ध कराना। टूल किट तक उपलब्ध कराए जाते हैं लोगों को ट्रेनिंग देने के बाद में कि वो अपना धंधा शुरू कर सके। तो सरकार इस मामले पर बहुत गंभीर है। और जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मोटिव है कि हम सन 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाएं, तो मैं बहुत नज़दीक से इस चीज़ को बहुत ही आत्मविश्वास से कह सकता हूँ कि किसी भी देश में जब तक हम अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के विकास के बारे में नहीं सोचेंगे, उसके कौशल विकास के बारे में नहीं सोचेंगे, और गरीब व्यक्ति को उसके उत्थान के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक किसी भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र हम लोग नहीं सोच सकते हैं। और इस मामले में प्रधानमंत्री जी ने, आप देखिए, गांव, गरीब, मजदूर, नौजवान, किसान, सबके लिए सोचा है। जिसके पास घर नहीं उसको प्रधानमंत्री आवास देना। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग भुखमरी से मर जाते थे, लेकिन जब से सरकार ने सोचा कि नहीं, हम भुखमरी से किसी को नहीं मरने देंगे, आज राशन उपलब्ध करा रहे हैं, घर दे रहे हैं, जनधन खाता खोल के उनकी सुविधाएं करना, उनको पैसे देना, किसान सम्मान निधि के माध्यम से, चाहे वो बहुत लोग कहते हैं बहुत छोटी सी धनराशि, लेकिन एक छोटे किसान के लिए वो छोटी धनराशि भी बहुत बड़ी चीज़ है। उनके लिए सिंचाई और बीज की व्यवस्था हो जाती है। तो उनको जब उस समय बहुत ही दिमाग में प्रेशर रहता है अपने मन में कि भाई त्यौहार का भी सीज़न है, हमको बच्चों के लिए कुछ व्यवस्था करनी है, नहीं तो त्यौहार कैसे मनाएंगे। फिर उनके दिमाग में ये भी रहता है कि खेती के लिए भी देखना है, नहीं तो कहाँ से कमाएंगे खाएंगे। तो ऐसे समय में एक ऐसी सरकार का आ जाना और ऐसे विज़न के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का आना, जो कि देश और प्रदेश के लिए लगातार निरंतर 2400 घंटे काम करने वाले लोग हैं। और मैंने कहा ना कि एकदम अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का विकास जब सोचने लगता है कोई व्यक्ति, तो बहुत ही दूरदर्शी नेतृत्व हमारे सामने है। और मुझे नहीं लगता है कि हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनाने से कोई रोक सकता है। विधायक जी, जानना चाहेंगे कि क्या सलवन विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसी कंपनी या ऐसा कोई स्टार्टअप स्टार्ट हो रहा है? हाँ, देखिए, मैं आपको बताऊं, यूपी GIS हुआ था जब 2022-23 में फरवरी में मैं गया था। साउथ कोरिया में भी गया था जी। हमारे साथ में माननीय मंत्री श्री आशीष पटेल जी और माननीय जयवीर सिंह जी गए थे। तो वहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी वर्कआउट किया, और मैं वहाँ से लगभग 2 कंपनियों को, अपने यहाँ 2 कंपनी के CEOs को लेकर के भी आया था, और दिल्ली की भी हमारी LML जो कंपनी है उनके CEO को भी लाया था। हमारे यहाँ करीब 100 एकड़ ज़मीन पड़ी हुई है बगहा में जी, जहाँ पे राजीव गांधी जी के समय में करीब 35 साल पहले वहाँ पे वेस्पा की फैक्ट्री हुआ करती थी। तो उस समय वेस्पा कंपनी को ज़मीन दी गई थी कि वो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, बट वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई। यही देखिए, कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, वो लोग बताते कुछ हैं, करते कुछ। तो वहाँ पे अगर मैन्युफैक्चरिंग होती, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालते, तो लोगों को, लोकल लोगों को रोजगार मिलता और बहुत सारे लोग वहाँ जुड़ते। लेकिन वहाँ उन्होंने असेंबलिंग की, पार्ट को ला करके और असेंबल करना, उसके बाद बेच देना, और वो भी बहुत दिन तक चली नहीं कंपनी इसी नाते। और
सरकार की उदासीनता के नाते वो कंपनी बंद हो गई, तब से वो ठप पड़ी हुई थी। हमने उस पर काफ़ी वर्कआउट किया कि वहाँ पर हम बड़ा बिजनेस लाएं और हम लोग काफ़ी हद तक उस पर सफल भी हैं। हालांकि हम साउथ कोरिया से जिन कंपनियों को लाए थे, किसी वजह से वहाँ पे वो काम हम लोग पूरा नहीं कर पाए। अभी स्थिति यह है कि वहाँ पर यूपीसीडा की तरफ से इंडस्ट्रियल पार्किंग शुरू हो गई है और बिजली विभाग का काम भी वहाँ पे शुरू हो गया है, एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है वहाँ पे सब स्टेशन का। और बहुत जल्दी ही मैं माननीय मंत्री जी को, श्री नंदी जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने वहाँ पर 100 एकड़ की उस ज़मीन में इंडस्ट्रियल पार्किंग की घोषणा की है और वहाँ पे काम भी शुरू हो गया है। तो छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जब वहाँ पे लगना शुरू होंगी, हमारे क्षेत्र के लोकल जो इंडस्ट्रियल स्टैब हैं वो भी, और जो ज़िले के भी या अन्य ज़िले के भी लोग वहाँ आकर के अपना कोई भी प्लांट लगाना चाहेंगे, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है। 100 एकड़ की उस ज़मीन पर जब इंडस्ट्रियल हब बनेगा तो सलोन ही नहीं, मुझे लगता है पूरे ज़िले के हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो लोग आकर्षित होंगे और मेरे विधानसभा क्षेत्र को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। विधायक जी, ये कब तक बन सकता है? वहाँ पर काम जारी है, काम चल रहा है। जी बिल्कुल। विधायक जी, जानना चाहेंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी ना होती तो क्या आप आज एमएलए होते, या एमएलए खुद की मजबूती या खुद के ग्राउंड लेवल पे वर्क से हुए हैं, या पार्टी का कोई विशेष योगदान रहा है? नहीं, मेरा ये मानना है कि मैन एंड मटेरियल दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है। आप भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, मैंने जैसे कहा ना कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो इस सोच के साथ आप देखिए, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, नौजवान हो, पढ़ा लिखा हर व्यक्ति हो, और चाहे वो हमारे बिजनेसमैन हो, और चाहे सामाजिक क्षेत्र के जैसे भी लोग हैं, नौकरी पेशे लोग हैं, आज हर व्यक्ति मोदी जी और योगी जी की सोच के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, वो चाहते हैं कि हाँ, हम डेवलपिंग कंट्री हैं और डेवलप्ड कंट्री जितनी जल्दी बन जाए बहुत अच्छा है। हमारे पास वो सारी सुविधाएं होंगी, हमारे पास उतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। आप देखिए, हम लोग पहले, मैं जब लखनऊ एयरपोर्ट पे पोस्टिंग आया था तो पहले का एयरपोर्ट जो है बस अड्डे से भी बदतर था। आप जॉब करते थे? जी। और आप कहाँ पे जॉब थे? मैं एयर इंडिया में लगभग 18 साल मैं सुरक्षा विभाग में रहा हूँ और मेरी लास्ट पोस्टिंग भी लखनऊ एयरपोर्ट ही रही है। तो मेरे सामने ही लखनऊ की नई बिल्डिंग भी बनी और अभी जो टर्मिनल 3 है वो भी मेरे सामने बना। हालांकि उसके इनॉग्रेशन से पहले मैं विधायक बन गया था, तो मेरे रिजाइन करके आ गया था। तो मैंने बहुत नज़दीक से देखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट पहले में और अब में उसमें बहुत बड़ा फ़र्क आया है। हम विदेश भी गए हैं कई बार, हम लोगों ने देखा है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसका लेवल बहुत ऊपर नीचे हुआ करता था। लेकिन आज की डेट में हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो है वो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास का है, इसमें कोई शक नहीं, कोई शंका नहीं है। मतलब पार्टी का योगदान था आपको एमएलए बनाने में? हाँ बिल्कुल, पार्टी ने मेरे पिताजी को बनाया जिनके पास कुछ नहीं था, और वो एक मजदूर की कैटेगरी से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की थी। एक समय ऐसा था कि वो कक्षा 8 में पढ़ते थे लेकिन 3 महीने की फ़ीस नहीं जमा कर पाए थे। तो 30 पैसे फ़ीस ना जमा करने के कारण उनको स्कूल से कहा गया कि आप फ़ीस लेके आइएगा, नहीं तो स्कूल मत आइएगा। तो मेरे पिताजी हमारे बाबा जी के पास गए, उन्होंने कहा कि भाई फ़ीस जमा करना है, पैसा चाहिए। तो उस समय 30 पैसे बहुत बड़ी बात होती थी हम लोग। बिल्कुल। तो मेरे बाबा जी ने उनसे कहा कि ऐसा है, चलिए हम जमींदारों के जानवर चराते हैं, हमारे साथ जानवर चराओ, हमारे पास पैसा नहीं है। तो पिताजी को उसमें बड़ी ये बात दिल में लग गई। उन्होंने कहा कि ठीक है। वो गांव छोड़ करके कानपुर चले गए बिना घर में किसी को बताए हुए। और उस समय अब सोचिए कक्षा 8 के छात्र की उम्र कितनी रही है, 12-14 साल करीब। वो चले गए, उन्होंने वहाँ पे लेबरगिरी से काम शुरू किया, तसला ढोया, पलरा ढोया, फिर धीरे धीरे राजमिस्त्री का काम सीखा, प्लम्बरी का काम सीखा, सैनिटरी का काम सीखा। धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारे काम सीखे, बहुत संघर्ष किया। और उसके बाद फिर जो है, ये सही बात है कि हाँ, उनको पढ़ने में बहुत लगाव था, उनका शिक्षा के प्रति बहुत वो जागरूक थे। और इसी नाते मैं बहुत आपको गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि मंत्री बनने के बाद उन्होंने हाई स्कूल किया। क्या बात! और फर्स्ट डिवीज़न पास हुए थे। नाइस। हाँ, वो हाई स्कूल ही तक पढ़े थे, लेकिन मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और कोई भी उनके साथ हाजिर जवाबी में जीत नहीं सकता था। उनको इतना ज्ञान था, पढ़ने में उनका बहुत लगाव रहता था, किताबों से उनका बड़ा प्रेम था। शास्त्र हो, चाहे पुराण हो, चाहे आप कबीरनामा ले लीजिए, इस तरह की चीज़ों को वो अक्सर जब अकेले में होते थे पढ़ते थे और उन चीज़ को आत्मसात भी करते थे। बिल्कुल। तो विधायक जी, जानना चाहेंगे कि ग्राम पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार जो हो रहे हैं, ये नकली प्रमाण पत्र के जो घोटाले हुए हैं, उनके पीछे की क्या कहानी थी? क्या आज उनके स्तर पे कमी है या एकदम बंद हो चुके हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है जिसको हम लोगों ने क्रैक किया है।
और मैं आपको बहुत अच्छी बात यह है कि मैं सुरक्षा विभाग में रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा इन सब चीज़ों का मेरे रिलेशंस ऐसे रहे हैं जिनकी वजह से हम लोग इसको क्रैक कर पाए। और मुझे जब इसका ज्ञात पता चला कि हमारे क्षेत्र में ऐसा हुआ है, केरल से एक टीम आई थी और उसने डिटेक्ट किया था, वहाँ पे कोई व्यक्ति पकड़ा गया था और उसका जन्म प्रमाण पत्र मेरे क्षेत्र का बना हुआ था सलोन में। तो जब उसकी जांच की गई तो पता लगा कि उस नाम का व्यक्ति हमारे क्षेत्र में रहता ही नहीं। तो फिर उसकी आगे जब फर्दर जांच की उन्होंने, तो हमारे यहाँ एक विजय यादव पंचायत सेक्रेटरी था, उसी के पोर्टल से, उसी के कोड से जो है आईडी और पासवर्ड से बना हुआ जनरेट हुआ था वो। तो पता लगा कि नहीं, उसने एक ही गांव में करीब 7,000 लोगों का ऐसा जन्म प्रमाण पत्र बना रखा था। उसके बाद जब पूरी वृहद रूप से जांच हुई तो 55,000 ऐसे मामले आए जो फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए थे। और ये एक बहुत बड़ी साजिश मैं कह सकता हूँ कि हमारे क्षेत्र की, जनपद की डेमोग्राफी को चेंज करने को लेकर के आज की डेट में, जैसे राहुल गांधी जी बोल रहे हैं वोट चोरी का जो मुद्दा उठा रहे हैं जी, तो मैं उनके ऊपर सीधा सीधा ये आरोप लगाता हूँ कि जितने भी ऐसे जो हम लोगों ने पाए हैं वो सभी हमारे क्षेत्र के रहने वाले नहीं थे और सभी एक विशेष समुदाय के थे, सभी एक विशेष समुदाय के थे। और उसमें लगभग 18 लोग अभी तक जेल जा चुके हैं। हमारे यहाँ का एक मुस्लिम परिवार जिसके यहाँ वो विजय यादव पंचायत सेक्रेटरी रहता था किराए पर, और उसने अपना सरकारी मोबाइल आईडी और पासवर्ड जिसपे ओटीपी आता है, जब कोई जन्म प्रमाण पत्र जनरेट किया जाता है तो उसका ओटीपी आता है, तो वो सब उसने उस सीएससी सेंटर चलाने वाले उस मुस्लिम परिवार को दे रखा था। तो इतने बड़े पैमाने पर ये सब हुआ। तो मैं तो कहता हूँ कि कांग्रेस की जो वोट चोरी वाली बात है, तो मेरी विधानसभा में कांग्रेस जो जीती है जी, तो इतने सारे जो फर्जी प्रमाण पत्र बने थे, तो हो सकता है कि फर्जी वोटर भी उन लोगों ने बनवाए होंगे। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन जब इस मुद्दे को हम लोगों ने ऊपर तक ले जाकर के बात रखी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा, उन्होंने इसकी जांच एसटीएफ को दी और एसटीएफ की जांच होने के बाद हमारी रायबरेली पुलिस ने भी और एसटीएफ ने मिल करके सघन अभियान चलाया और कई प्रदेशों से, अलग अलग प्रदेशों से, और ख़ास करके जो हमारा नेपाल बॉर्डर है वहाँ से सटे हुए कई लोगों को पकड़ा गया और वो सब जेल में है और बड़ी कार्रवाई चल रही है। और मैं आपको बताऊं, इंटेलिजेंस की बात है, बहुत ज़्यादा नहीं वो कर सकता हूं, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर, केवल प्रदेश में नहीं पूरे देश में आप देखिए कितने सारे लोगों का आज निकल करके आ रहा है डेटा की। कोई रोहिंग्या है, झुग्गी झोपड़ी बसा दी गई दिल्ली जैसे क्षेत्र में, आप नेपाल बॉर्डर पर चले जाइए, बहुत सारे ऐसे एरिया हैं, उनको सबको आप देखिए चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। और ऐसे जितने भी फर्जी प्रमाण पत्र हैं वो सब हमारे ज़िले में तो सब निरस्त ही हो गए हैं और उस पर बहुत तगड़ी कार्रवाई भी चल रही है। और आगे विधायक जी, महिला सशक्तिकरण और महिला स्वरोजगार कि जैसे उनको हम कैसे स्किल डेवलप करा सकते हैं फीमेल्स को, कि उनकी क्या कोई ऐसी व्यवस्थाएं आप कर रहे हैं, जैसे सिलाई सेंटर्स खोलना या उनको कोई स्पेसिफिक स्किल्स देना? जी बिल्कुल, देखिए महिलाओं के लिए हमारे यहाँ स्वयं सहायता समूह की जो योजना है जी, वो बहुत कारगर साबित हुई है। और महिलाओं को लोकल रोजगार में ओडीओपी से जोड़ना और कुटीर उद्योगों से जोड़ना, और ऐसी बहुत सारी हमारे क्षेत्र में महिलाएं हैं जो इसमें बहुत अच्छा काम कर रही हैं, चाहे वो बीसी सखी हों, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, वो अपना घर बैठे जो है पैसा भी कमा रही हैं इन सब कामों के माध्यम से। बिजली का बिल जमा करने का काम है उनके पास। और स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं गाँवों में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अभी आप देखिए जितने भी ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे जो कैंटीनें हैं जी, हमारी सरकार ने ये डिसाइड किया है कि समूह की जो महिलाएं हैं वो, उनको हम लोग कैंटीन जो है उनको देंगे और उनको उस रोज़गार से जोड़ेंगे, सहायता देंगे, और वो लोग कैंटीन बहुत अच्छी चला रही हैं। आप देखिए जहाँ जहाँ पे ऐसी स्वयं सहायता समूह की कैंटीन चल रही है, लोगों को बहुत अच्छी खाने की चीज़ें मिल रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि घर की महिलाएं जितना अच्छे से चीज़ों को बनाती हैं उतना कोई एक व्यापारी रेस्टोरेंट नहीं बना सकता। बिल्कुल सही बात। तो इस तरह से सशक्तिकरण, और मैं आपको बता दूं, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में जी महिला सशक्तिकरण के लिए, जैसे आपने बात उठाई है, तो मैं अपनी विधानसभा में व्यक्तिगत रूप से हर साल 101 ऐसी कन्याओं को चिन्हित कराता हूं जिनका कि प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का जो खाता खुलता है जी, उसमें सरकार की तरफ से कुछ पैसा दिया जाता है और खाता केवल उनके अभिभावक को खोलना होता है। तो बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जो अपना बेटी का खाता भी नहीं खुलवा पाते। मैं अपने वेतन से हर साल 101 ऐसी कन्याओं का खाता खुलवाता हूँ, छोटी छोटी बहनों का, जिनके माता पिता उनका खाता भी नहीं खुलवा सकते। और मिनिमम 50 रुपये से लेकर के अधिकतम शायद 1000 रुपये की धनराशि के महीने वो लोग जमा कर सकते हैं। और 18 साल की एज होने के बाद जब वो बिटिया बालिग हो जाए तो सरकार ने व्यवस्था की है कि उनको एक मुश्त राशि मिलेगी, उनके पिताजी उनके माताजी को
जैसे बहुत सारे गरीब परिवार हैं ना, वो अपनी बच्ची को पढ़ा सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई ऐसी टेक्निकल एजुकेशन देना हो उनके लिए, उनके पास पैसा नहीं हो सकता है, या वो उनकी शादी ब्याह के लिए पैसे की दिक्कत आती है, तो सरकार ने इतना बढ़िया ये योजना ला कर दिया है। कन्या सुमंगला योजना है और ये भी है मुख्यमंत्री जी की भी जो, तो दोनों में आप पोस्ट ऑफिस में उनका खाता खुलता है। और हमारे आप बहुत अच्छी बात है कि डी के आप भी, और डी के ही दोहरी के वो एक चाचा हैं राजेंद्र सिंह जी, वो हर साल जो है मुझसे मिलते हैं। वो हमारे पोस्ट ऑफिस में सलोन में ही, जनपद में ही कार्यरत हैं। तो उन्होंने ही मुझे ये सलाह दी कि एक काम करिए कि हर साल कम से कम 101 कन्याओं का आप खाता खुलाइए। तो मैंने कहा इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है, मुझे इतनी सारी बेटियों का आशीर्वाद मिलता है, तो मैं हर साल 101 कन्याओं का चयन करता हूँ और उनका खाता खुलवाता हूँ, ताकि हम उनको आगे बढ़ा सकें, उनके जीवन में कुछ हम लोग अपनी सहभागिता कर सकें। विधायक जी, जानना चाहेंगे कि जैसे ग्रामीण इलाके के जो लोग होते हैं वो अक्सर अपनी बातें विधायक तक नहीं पहुंचा पाते हैं, उनकी कुछ ऐसी पर्सनल समस्याएं रहती हैं जो वो नहीं पहुंचा पाते हैं, तो आपसे मिलना कितना मुश्किल और कितना आसान है? नहीं, इस चीज़ में तो मैं बिल्कुल आपको ये कहूँगा कि हमारी विधानसभा क्षेत्र में मेरे पिताजी के समय से और मेरे पिताजी के ही कार्यकाल से ये बात शुरू हुई है कि इतनी सरलता से मुझे नहीं लगता कि कोई विधायक मिलता हो। गाड़ी चलती है, हम लोग कोई भी रास्ते में हाथ देता है, रुकते हैं, उसकी समस्या सुनते हैं। आज मोबाइल युग है, मेरे पिताजी के समय में मोबाइल का समय नहीं था। उस समय वो गाड़ी से तुरंत लेटर पैड निकालते थे और अपने हाथ से लिख के साइन करके देते थे कि जाओ अपना काम करा लो। वो उस समय उस हिसाब से करते थे। आज मेरा भी वही है कि मैं अपने घर में उसी सरलता के साथ लोगों से मिलता हूँ। कोई भी चाहे फ़ोन पे अपना काम बता देता है तो मैं फ़ोन करके उसका काम करने की कोशिश करता हूँ जितना हो सकता है। हमारे घर पे जो भी आते हैं, हम लोग तहसील क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ जहाँ भी हमको कोई भी ऐसा व्यक्ति मिलता है क्षेत्र का, मैं पूरी सरलता के साथ कोशिश करता हूँ कि उसका जितना काम हम लोग जो है सजग रूप से कर सकें, हम करते हैं। मेरी विधानसभा क्षेत्र में ये बिल्कुल भी शिकायत नहीं है कि विधायक सरलता से नहीं मिलता है, बहुत उसके लिए जुगाड़ लगाना पड़े या किसी के पास पहले जाना पड़े। जैसे आप देखिए आज के हमारे माननीय सांसद हैं, उनसे मिलने के लिए जाने किसके पास जाना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हो सकते हैं। हमारे क्षेत्र से जनपद से राहुल गांधी जी सांसद हैं, लेकिन उनसे मिलने के लिए कहाँ लोगों को जाना पड़ेगा, कितना चक्कर, आम आदमी नहीं मिल सकता है। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरी विधानसभा में मैं बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि जितना सरल मैं हो सकता हूँ उतना अपने आप को सरल रखता हूँ। मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। मैंने गरीबी के वो दिन देखे हैं कि जब हमको एक समय भोजन मिलता था, दूसरे समय भोजन नहीं मिल पाता था। तो हमारे घर के पड़ोस के एक हेगड़े चाचा हैं, हमारे सजाती हैं, उनके यहाँ खाना हमको दिया जाता था। मेरे माता पिता हमको बताते नहीं थे कि क्या कारण है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते थे कि ऐसी क्या बात है। तो हमने उस गरीबी को इतनी नज़दीकी से देखा है, इसलिए हम उस गरीब का दर्द जानते हैं और मेरे पिताजी उसको बेहतर ढंग से जानते थे। इसीलिए उन्होंने हम सबको, हम भाई बहनों को पढ़ाया लिखाया और इस लायक बनाया कि जहाँ भी रहें समाज के लिए जितना अच्छा कर सकें करें। और आज हम वही करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब उसमें कितना हम सफल हो जाते हैं ये मुझे लगता है कि हमारी कार्यशैली पर डिपेंड करता है। मैं कोशिश यही रहती है कि कितनी सरलता से सबका काम मैं कर सकूँ। विधायक जी, आपके क्षेत्र में जातिवाद है? एक वर्ड में चाहेंगे, यस या नो? बिल्कुल है, हम इसको नकार नहीं सकते। विधायक जी, अप्रैल 2025 की एक घटना है, आप थाने में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जूतों से मारने का आपके ऊपर आरोप लगा था। नहीं, ये बिल्कुल निराधार है। देखिए, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कोई भी ऐसा आरोप लगा सकता है और चूंकि अब मैं एक संवैधानिक पद पर हूँ तो मेरे ऊपर आरोप लगाना बड़ा आसान है। किसी भी नेता के ऊपर लोग लगा देते हैं। मैं इस पक्ष में नहीं रहता हूँ। देखिए, मैं बहुत सीधा साधा इंसान हूँ। मैंने अपने जीवन को बहुत ही सरल सिद्धांतों के साथ लेकर चलने का काम किया है। इसके पीछे क्या कहानी ने आरोप लगाया, मुझे जानकारी है। वो व्यक्ति मेरे खिलाफ भी व्हाट्सएप पे बहुत सारे, मतलब फेसबुक पे उल्टा सीधा लिखता था। इवन अपशब्दों का बहुत प्रयोग किया उसने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए अक्सर करता रहता। तो बहुत सारे हमारे क्षेत्र के लोगों ने हमको ये सूचना दी कि भाई ये ऐसे लिखता है। और उस समय उसने कुछ ऐसा लिखा था, मुझे बहुत अच्छा याद नहीं है क्या है। उसने बहुत उल्टा सीधा लिखता था। तो और हुआ ये था कि स्थिति ये थी कि शायद वो व्यक्ति अगर कहीं चौराहे किसी को मिल जाए तो ऐसा ना हो कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन जाए। तो मैंने उस समय एसओ साहब को फ़ोन करके बताया कि ये स्क्रीनशॉट है और ज़रा इस आदमी को बुला के आप समझा दीजिए, ये डिलीट कर दे पोस्ट और ऐसा ना लिखे जिससे कि कहीं लोगों में उग्र भावना आ जाए या कोई ऐसा कदम कोई उठाए। और तो उन्होंने बुला करके उसको समझाया था। संयोग है कि मैं उस दिन एसडीएम साहब के पास किसी काम से गया था और उसके बाद फिर इस कोतवाल साहब से भी मुझे कोई काम था। तो 2-3 क्षेत्र के लोग ही थे जो सुबह घर पे आए थे। उनका काम हम घर पे नहीं कर पाए तो हमने उनको बोला था कि आप तहसील में मिलना, वहीं मिलेंगे। हम वहाँ पर गए, हमने एसडीएम साहब से जो काम थे वो निपटाए। फिर हम कोतवाली में गए तो वहाँ पर वो लड़का भी था। तो मुझे तो पता भी नहीं था वो कौन आदमी है। और मैंने
हाँ कुछ आशीष यादव ऐसे कुछ नाम है, याद नहीं मुझे। जी। तो कोतवाल साहब ने बताया यही वो लड़का है जिसके लिए आपने फ़ोन किया था। हम्म। तो हमने कहा अरे भाई इसको समझाओ, हमने भी उसको काफ़ी समझाया। तो उसने उस समय फिर बड़ी अपनी बातें रखने शुरू की कि मैं डिप्रेशन में रहता हूँ और मुझे बड़ी एजिटेशन होती है जब तक मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे कुछ लिख ना दूँ, ये है। तो हमने कहा अगर आप लिख दोगे तो जैसे कहा जाता ना किसी एक्शन का रिएक्शन होना, बिल्कुल। अगर कहीं कुछ ऐसा कोई कर दे तो वो बड़ी स्थिति गंभीर हो सकती है। तो उसने खैर उसे माफ़ी मांगी, ठीक है। उसको बहुत और भी लोग थे, कई लोगों ने डांटा। अब वो विकसित मानसिकता के कारण जा करके उसने यह सपा के और लोगों ने उसको भड़का दिया कि तुम चल के ऐसा बयान दे दो। उसमें कोई सत्यता नहीं है। वहाँ पर CCTV लगी है कोतवाली में, कोई भी जाकर देख सकता है। बिल्कुल। और मज़े की बात मैं आपको बता दूं, जिस दिन की वो घटना है उसने कहा जूतों से मारा, मैंने उस दिन जूते ही नहीं पहने मैं चप्पल पहन कर गया था। वहाँ CCTV है कोतवाली में, कोई भी जाकर देख ले। तो ये सब ये बहुत ही मतलब तुच्छ प्रकार की बातें हैं। मैं इनसे बहुत ज़्यादा ताल्लुक भी नहीं रखता और मुझे ये सब अच्छा भी नहीं लगता, ये गलत बात है। विधायक जी, आपके कमरे में नीम करौली बाबा की फ़ोटो लगी है, क्या आप मानते हैं ज़्यादा वहाँ पे विश्वास है? जी बिल्कुल। देखिए मैं ईश्वर में विश्वास रखता हूँ और बाबा नीम करौली जी के दर्शन में जब भी करने जाता हूँ जी, तो मुझे वहाँ जाने पर एक अलग ही अनुभूति होती है। मेरे 2 एक मित्र हैं, बिल्कुल मैं नाम भी ले सकता हूँ। हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं रोहित प्रताप सिंह, मैं उनके साथ 2 बार गया हूँ। मर्चेंट नेवी में अफसर हैं और बहुत ही अच्छी जगह है। वहाँ आप जब जाते हैं उस प्रीमाइसिस के अंदर जाने के बाद आप दीन दुनिया को सबको दूर कर देते हैं। जब आप उस प्रीमाइसिस के अंदर जाते हैं तो आपको लगता है कि हाँ हम कहीं ऐसी जगह जाएँ जहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा आपको मिल रही है। तो मेरी तो एक कोशिश रहती है कि जितना जल्दी मुझे टाइम मिलता है, जब भी मुझे टाइम मिलता है, हम एक दिन का टाइम निकालते हैं और वहाँ जाकर बाबा का आशीर्वाद लेकर चले आते हैं। क्या बात है। जानना चाहेंगे कि 2024 में भीम आर्मी द्वारा आप पे हमला किया गया था। हाँ देखिए, ये एक घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं खुद अनुसूचित जाति दलित समाज का विधायक हूँ और मेरे ऊपर भीम आर्मी जैसे संगठन ने हमला कराया, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि मैं बहुत सरल स्वभाव का व्यक्ति हूँ, हम लोग कभी इन सब चीज़ों में पढ़ते नहीं। वहाँ पर एक नौजवान था, अर्जुन पासी नाम था, उसकी हत्या कर दी गई थी 2-3 लड़कों के द्वारा। तो जब ये सूचना मुझको मिली और मुझे भी उनके ही समाज के आदमी ने, हमारे यहाँ एक ग्राम प्रधान है अमित पासी बगा का, उसने मुझको फ़ोन करके बताया कि भैया ऐसी ऐसी बात हो गई है और आप आइए। तो मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। और हम यहाँ से गए तो हमने SP साहब से बात किया तो उन्होंने बोला कि स्थिति बड़ी गंभीर है, लोगों ने जाम वाम लगा रखा है बॉडी को रख करके। हमने कहा नहीं चलिए हम लोग उस परिवार से मिलते हैं, समझाएंगे जी, और कार्रवाई भी करवाई जाएगी और उस परिवार के साथ हम सबकी संवेदनाएँ हैं। तो मैं जा भी रहा था और मेरे साथ उस समय के SP साहब हमारे जो है श्रीवास्तव जी थे। और लिटरली मैं आपको बताऊं, मैं 1 लाख रुपए का चेक भी अपने व्यक्तिगत तौर पर लेकर गया था कि हम उस किसी की आत्मा को, किसी के शरीर को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उस परिवार की कोई मदद गरीब परिवार की हम लोग कर सकें तो करें। तो हम लोग गए, हम SP साहब एक ही गाड़ी में थे। अच्छा, मैं उस दिन कुर्ते पैजामे में नहीं था। तो भीम आर्मी का सबसे बड़ा ये है कि वो एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि वो एंटी BJP पॉलिटिक्स करने के चक्कर में जो हमारी छोटी जातियों के लोग उनको भड़काते हैं कि भाजपा गलत काम कर रही है, अन्य जातियों के प्रति घृणा पैदा करते हैं वो लोग, और उसी नाते हमको भी जोड़ देते। और SC समाज के लोगों ने ही विश्वास करके वोट दिया है, भाजपा पर विश्वास करके वोट दिया, तभी वहाँ पर SC समाज का भाजपा का विधायक बना है। तो किसी के खिलाफ भड़काना, घृणा फैलाना, ये भीम आर्मी का जो है बहुत कुकृत्य कह सकता हूँ कि ये है, और मैं इसकी बड़ी भर्त्सना करता हूँ। हम वहाँ गए, हम लोग उस परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने गए थे, उनके साथ खड़े होने के लिए गए थे। और मैंने ये सोचा हुआ था कि उस परिवार को जितना हो सकेगा, जैसे कि एक घटना अयोध्या की हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस परिवार की बहुत सहायता की थी। वो भी पासी बिरादरी का ही परिवार था, ये भी पासी बिरादरी का ही परिवार था। मैं गया था कि उनकी हम जितनी हम मदद कर सकते हैं करेंगे, और फिर मैं उस परिवार को, उनकी माताजी को, पिताजी को ले जाऊंगा, माननीय महाराज जी से मिलवाऊंगा, उनकी जितनी सहायता हो सकेगी कराऊंगा। लेकिन वहाँ उन लोगों ने ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया पब्लिक को, उसमें पूरा एक नक्सस है जो वहाँ पे क्रियाशील था, और उसने लोगों को कुछ व्यवस्था भी करके और पिला करके जो है रेडी रखा था कि जैसे ही भाजपा का विधायक यहाँ है, भाजपा का कोई भी नेता है, आप देखिए वहाँ पर हर दल का नेता गया, सरकार भाजपा के है, दूसरे दल के सभी नेता गए, सबने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी, किसी ने 25 पैसे की हेल्प नहीं की, ना वो करा सके। लेकिन हम गए थे उस परिवार की मदद करने के लिए, हमको मदद नहीं करने दिया गया, सिर्फ अपना पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने के लिए। तो भीम आर्मी के ऐसे लोग, मैं अच्छा है आज ये कार्यक्रम आप कर रहे हैं, इसके माध्यम से अपने समाज के, अनुसूचित जाति के, दलित समाज के सभी नौजवानों को ये संदेश देना चाहता हूँ, और उनके अभिभावकों को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस तरह के लोगों से बचिए।
ये अपने पॉलिटिकल नैरेटिव को सेट करने के चक्कर में आपके हमारे नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। आज जिस एज ग्रुप में बच्चों की, लड़कों की, लड़कियों की पढ़ने लिखने का समय है, कुछ बनने का समय है कि वो पढ़े लिखे, मेहनत करके आगे बढ़ें। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित हो और आगे बढ़ो। बिल्कुल। लेकिन उस शिक्षा के समय का जो सदुपयोग करना चाहिए, उसी समय में इस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में बच्चों को शामिल कर देना, ये मैं बहुत गलत मानता हूँ। सकारात्मक काम हो वो अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से नेगेटिव नैरेटिव सेट करने के लिए ह्यूमन मूव का जो है इस्तेमाल करना और ख़ास करके नौजवानों को भड़काना, ये बहुत गलत काम है। और वो उन्होंने उस समय किया। हालांकि मुझे कोई जान माल की हानि नहीं हुई, मेरी गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई, मेरे ड्राइवर वगैरह को चोटें आई थी, लेकिन ये बहुत ही गलत हुआ। और वो भी ऐसे विधानसभा क्षेत्र में जहाँ पे ऐसा कभी नहीं हुआ था। बिल्कुल। लोग बहुत सम्मान से एक दूसरे के साथ रहते हैं, चाहे वो जिस जाति के हों, चाहे जिस संप्रदाय के हों। हिंदू मुस्लिम भी हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी ये जो नैरेटिव भीम आर्मी के द्वारा फैलाया गया, वो सिर्फ एक ही नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स। तो हमारा तो ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन नीतियों पर काम कर रही है वो विकास को लेकर के हमारा मुद्दा है, और सर्व समाज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आप जितनी भी योजनाएं उठा करके हमारी सरकार के देखेंगे, चाहे वो अनाज देना हो, चाहे घर देना हो, चाहे किसान सम्मान निधि देना हो, हर तरह की सुविधा सरकार जिसको दे रही है वो किस समाज से आता है? अमूमन सब दलित समाज के लोग हैं, उनके भले के लिए सरकार काम कर रही है। मैं पूछना चाहता हूँ लोगों से भी कि कांग्रेस की सरकार इतनी दिनों तक रही, सरकार सपा और बसपा की भी रही, उन्होंने दलित समाज के उत्थान के लिए ऐसा कौन सा बड़ा कार्यक्रम चलाया जिससे कि वो स्किल डेवलपमेंट से जुड़ सकता, स्वरोजगार से जुड़ सकता, या किसी ऐसी संस्था से जुड़ सकता जहाँ से उसका भला होता? ऐसा कुछ नहीं किया। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह का नैरेटिव सेट करने वाले जो लोग हैं, जो अपना पॉलिटिकल एजेंडा चलाना चाहते हैं, वो क्षण मात्र के लिए, कुछ समय के लिए तो हो सकता है किसी को भड़का ले, लेकिन जब नई पीढ़ी, पढ़ा लिखा समाज इस चीज़ को जब गहनता से, गंभीरता से सोचेगा, या उनके अभिभावक मेरी इस बात को अगर सुनेंगे और सोचेंगे, समझेंगे, तो वो ज़रूर ये डिसाइड करेंगे कि वो अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के मार्ग पर आगे ले जाए और उनका एक सुंदर और सुशील भविष्य बनाने की ओर आगे बढ़े, ना कि इस तरह के पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करनी। मैं ये अच्छी बात है कि लोग सक्रिय रूप से जो है राजनीतिक क्षेत्र में आएँ और अपनी सक्रियता बढ़ाएं, जानकार हों, लोगों को चीज़ें समझ में आनी चाहिए और देश के हित में सोचना चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन इस तरह का नैरेटिव सेट करना, किसी के ऊपर हमला करवा देना, किसी के बारे में गाली बकना, मैं उन भीम आर्मी के जो भी लोग, वो लोग हैं भीम युवा संगठन के, उनको न मैं जानता हूँ न पहचानता हूँ। मैंने आज तक उनको सामने से उनकी शक्ल भी नहीं देखी है और कभी मेरी उनकी मुलाकात भी नहीं है। और मुझे तो लगता है कि जब वो कभी अगर मुझसे मिलेंगे और वाद विवाद करेंगे तो मुझे लगता है कि वो मेरे मुरीद बन जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग क्षेत्र में हुए हैं। बिल्कुल। और समाज के ही ऐसे लोग हुए जिनके दिमाग में मेरे बारे में भ्रम फैलाया गया था। लेकिन जब उन लोगों ने मुझसे कभी मिलने की कोशिश, जब मुझसे मिले, मेरे साथ बैठे, मेरी बातों को सुना, हमारे बीच में संवाद हुआ, तो आज की डेट में ऐसे सैकड़ों लोग जो अपने क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में एक्टिव हैं, उन लोगों को लगा कि नहीं, हम लोग विधायक के बारे में गलत सोचते थे। आज वो सब मेरे साथ हैं, मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे बातें करते हैं। उनका कोई काम होता है वो भी हम कराते हैं, मुझसे सकारात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। और मुझे ये लगता है कि ये मैसेज अगर मेरे क्षेत्र के सभी उन सम्मानित नागरिकों तक पहुँचेगा जब, तो वो लोग इस चीज़ पर गंभीरता से सोचेंगे कि अपने बच्चों को सही राह पर ले जाने के लिए पहले शिक्षा से जोड़ें, फिर उनको रोजगार की तरफ उन्मुखीकरण उनका हो और वो अपने अच्छे भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं उस पर जोर देने की ज़रूरत है। अगर हमारा दलित समाज का नौजवान आज इस तरह से किसी से भड़काने पर, इस तरह की गलत गतिविधियों में चला जाएगा, उनके ऊपर अलग अलग तरह की क्रियाएं हो सकती वो हो जाएंगी, तो उससे उसका भविष्य खराब हो जाएगा। बिल्कुल सही। मैं भी दलित समाज से हूँ। जिस परिवेश में पढ़ करके आया हूँ, मैंने देखा है कि कितना हम लोगों को कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी हैं। बहुत बड़े लोगों के पास पैसा होता है, वो लोग अपने बच्चों को अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं। हम गांव के छोटे छोटे स्कूलों से पढ़ करके और यहाँ तक पहुँचे हैं और इतना सम्मान क्षेत्र में आज पाया है, जो कि इतने लाखों करोड़ों लोगों के बीच में कुछ लोग विधायक और सांसद बनते हैं। तो ये जो सम्मान मुझे मिला है, मैं इसका बहुत ही सकारात्मक रूप से इसका सदुपयोग करना चाहता हूँ कि समाज के लोग जितना पॉजिटिव ऊर्जा के साथ जुड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, उतना ही हमारा गांव, हमारा क्षेत्र तरक्की करेगा, हमारा समाज तरक्की करेगा और हमारा देश तरक्की करेगा।
विधायक जी, जानना चाहेंगे कि आप जब राजनीति में रहते हुए आज आप एमएलए हैं, उसके बावजूद क्या भी कभी भी किसी का डर या कोई दबाव आप पे महसूस हुआ? नहीं, देखिए, ऐसा कोई काम मैं करता नहीं हूँ। मैंने आज तक जीवन में कोई गलत काम नहीं किया और न ही मैंने किसी को डराया धमकाया जो मैं डरूं। मुझे ऐसा कोई डर दबाव नहीं है। मैं बिल्कुल स्वच्छंद रूप से अपना काम करता हूँ। विधायक जी, सोशल मीडिया आपको कैसे हेल्प करती है लोगों के बीच जुड़ने में, कनेक्टिविटी फैलाने में? बिल्कुल, देखिए, हर चीज़ के मैं ये मानता हूँ सिक्के के दो पहलू होते हैं। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आज के युवा वर्ग के साथ जुड़ने के लिए, लेकिन हमारा आज भी जो पुरानी पीढ़ी है उसमें मैं अपने आप को भी जोड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं इतना अभी नया भी नहीं हूँ। लेकिन आज की जो नई पीढ़ी है उसके साथ तो बहुत अच्छा है, आपको कनेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, चाहे वो फेसबुक हो और आपका ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन जो हमारी जो पुरानी पीढ़ी है, जो हमारे बुजुर्गों के समय का जो आज भी कुछ लोग जो हैं, मुझे लगता है कि वो प्रत्यक्ष रूप से जब आपको पाते हैं तो उनको ज़्यादा संतुष्टि होती है और फ़ोन पे देखने में उनको उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया बहुत ही सकारात्मक रूप से काम करे क्षेत्र में और इसका बहुत अच्छा प्रभाव जाए तो बहुत अच्छा है। कुछ चीज़ें बहुत सारी ऐसी हैं जो समाज में विघटन की स्थिति पैदा करती है। मैं उन सब चीज़ों से जो है थोड़ा सा सरोकार नहीं रखता हूँ और मुझे लगता है कि हमारे आज की जो युवा पीढ़ी है, मैं उनको ये अनुरोध भी करना चाहूँगा कि वो इस तरह की चीज़ों से दूर रहें, उसका सदुपयोग करें, उसका दुरुपयोग ना करें। विधायक जी, 2027 विधानसभा चुनाव के लिए इस पॉडकास्ट के माध्यम से क्या रणनीति आप बना रहे हैं और क्या विज़न तैयार किए हैं? क्या अगली बार फिर विधायक बनने की पूरी तैयारी है या किसी बड़े पद के लिए? नहीं, देखिए, पद की लालच मुझे नहीं है। मैं जहाँ तक आ गया हूँ यही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। इतने मैंने बताया ना आपको कि लाखों करोड़ों लोग में से यहाँ तक पहुँचने का मौका जिनको मिलता है, उनके ऊपर बहुत बड़े आशीर्वाद रहते हैं तो यहाँ तक पहुँचते हैं। मेरे पिताजी ने, जैसा कि मैंने बताया, कि एक मजदूर के स्तर से सेवा शुरू की थी और फिर राज्य मंत्री तक बने सरकार में। तो जब लोगों का आशीर्वाद मिलता है तो आप अपने आप उस मुकाम तक पहुँचते हैं और उसके बाद फिर आप कितने अच्छे काम कर सकते हैं, कितनी सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप लोगों के बीच रहते हैं, उनके लिए कितना आप अच्छा सोचते हैं, इतना करते हैं, वही डिपेंड करता है कि आपकी आने वाले समय की रणनीति क्या होगी। ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में लोग रणनीति, कूटनीति, हर चीज़ का उपयोग करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि क्षेत्र की जनता बहुत ही सकारात्मक रूप से भारत के नेतृत्व को और प्रदेश के नेतृत्व को, आदरणीय मोदी जी और योगी जी को बहुत ही सकारात्मक रूप से देख रही है और निश्चित तौर पर हमारे क्षेत्र में जो विकास कार्य हुए हैं उनके आधार पर हम लोग फिर से जनता के बीच में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी पूरी ऊर्जा के साथ 2027 का चुनाव लड़ेगी भी और जीतेगी भी। क्या बात है सर। जानना चाहेंगे कि सलवन में आने वाले अगले 5 साल में क्या देख रहे हैं, सलवन का स्तर क्या होगा? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि हमारी जो डेवलपमेंट की जो अभी तक की कंडीशन है, तो मैंने आपको बताया कि 225 से अधिक सड़कें बन गई और 98 पाइपलाइन में है, 103 और पाइपलाइन में है। बाकी जल जीवन मिशन का मैंने आपको बताया कि सैचुरेशन लेवल धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, वो भी पूरा होगा। शिक्षा का मैंने आपको बताया कि जो मेरी प्लानिंग है कि हम कहाँ पे अभी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज चाहते हैं, कहाँ पे अपग्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए कायाकल्प के माध्यम से बहुत सारे प्राइमरी स्कूलों का कायाकल्प हुआ है। तो हमारी जो बेसिक शिक्षा है उस पर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। तो सड़क, बिजली, पानी, बिजली में भी काफ़ी सुधार हुआ है और आगे भी हम उसका उच्चीकरण कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि हम 33 kVA लाइन को जो है सुधार कर रहे हैं और सुधार कराएंगे। अगले जो 5 साल का विजन है वो मेरा ये है कि हम, मेरे पिताजी के समय के बहुत सारे जो अधूरे काम थे, मैंने लगभग उनमें से सभी कामों को पूरा कर दिया है। कुछ एक काम ऐसे थे जो सरकार के मानक में नहीं आ रहे हैं तो वो रह जा रहे हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी अगली बार जब कभी ऐसी समीक्षा बैठक हो, जैसे कि हमने बताया आपको कि सड़कों का मानक चेंज किया गया तो 98 सड़कें और जुड़ गई, तो हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसे और मानक अगर चेंज किए जाएंगे तो 2-3 पुल ऐसे हैं। जो मट्टन नाले पर हमने नोनार पे एक पुल मांगा हुआ था और मट्टन नाले पर ही हमने एक पुल मांगा हुआ है अपने रजियापुर के पास सतोगलाक में। तो वो मेरी पुल की मांग है, लेकिन मानक में वो छट जाते हैं। और जैसे आपने कचनावा का नाम लिया, वहाँ पे बहुत दिक्कत है, हमने पीपा पुल वहाँ लिख दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संस्तुति दे दी है पीपा पुल के लिए जी, वो जल्दी ही वहाँ पे लग जाएगा। हमारे पूरब नायन और कंडी के बीच में पीपा पुल हमने मांगा है, वो भी जल्दी लग जाएगा, वो भी इसी समीक्षा बैठक में पास हो गया है। ऐसे बहुत सारे जो बड़े काम हैं। कुछ सड़कें ऐसी हैं, जैसे मैंने आपको बताया हमारी नसीराबाद से मखदूमपुर की सड़क की स्थिति बहुत ख़राब है, उस पर काम शुरू हो गया है, लेकिन मेरी ये प्लानिंग है कि उस सड़क को जितनी जल्दी हो सके मरम्मत करके PWD को हम हैंडओवर कराएंगे और उसको ODR लेंगे ताकि वो चौड़ीकरण में आ जाए। तो वो एक ऐसा एरिया है कि नसीराबाद से मखदूमपुर और
प्रतापगढ़ की रोड के बॉर्डर तक वो जाकर के जुड़ता है, तो दोनों जिलों के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। हमारी एक सड़क है सन्नहिया से लेकर के जो मेहंदीगंज तक आती है जी। वो उसको हमने आगे बढ़ाने का काम किया, उसका लाइनिंग का काम स्वीकृत हो चुका है। तो अभी मेहंदीगंज से लेकर के सत्यनारायण पूर्व तक जो है वो खड़िंजा उस पर लगने जा रहा है, जल्दी लगेगा। उसके बाद हम उसको पक्का कराने के लिए लगेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इस क्षेत्र में जो मुझको करानी है। मैंने आपको बताया, मैंने विधायक निधि के माध्यम से लगभग अभी तक 250 से अधिक इंटरलॉकिंग सड़कें बनवाई हैं और लगभग 250 से पौने 300 हमने हाई मास्ट लाइटें लगवाई हैं। मैंने अपने, आप चाहे गांधीनगर बॉर्डर से शुरू कर दीजिए, चाहे आप नसीराबाद बॉर्डर शुरू कर दीजिए, चाहे आप इधर रहीमगंज बॉर्डर शुरू कर दीजिए, आप इधर हमारा डीह का जो केदरवापुर का बॉर्डर है वहाँ शुरू कर दीजिए, जिधर भी आप जाएंगे हर बड़ी बड़ी छोटी छोटी बाज़ारों में, हर छोटे बड़े चौराहों पे हमने हाई मास्ट लाइट लगा दी है। और कुछ जो ऐसे चौराहे थे जो मैं नहीं संतरित करके आया, तो दीदी ने उनको पूरा किया, शक्ति जी ने। वो अब मैं आपको बड़ी मतलब विचित्र बात बता रहा हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे। दीदी वहाँ अब सांसद नहीं हैं, लेकिन फिर भी अभी भी उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पर एक छोटा भाई समझ करके मुझे अभी करीब 300 सोलर लाइटें और 60 हाई मास्ट लाइटें दी हैं, क्या जो कि बहुत जल्दी ही अगले इसी 1-2 महीने में लगने जा रही हैं। आप सोचिए, सेवा भाव इसी को कहते हैं। राजनीति में जब हम लोग आते हैं सेवा करने के लिए, सामाजिक क्षेत्र में आते हैं, तो सेवा भाव लेकर के आते हैं। और मेरा भी ये मानना है कि जो भी व्यक्ति आए, मैं हूँ आजकल, कोई और हो, कोई भी हो इस जीवन में, अगर वो सेवा भाव से काम करता है तो निश्चित रूप से जनता को उसका लाभ मिलता है। मैं दीदी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना सब होने के बाद भी, मैं देखता हूँ लोग चुनाव हारने के बाद चले जाते हैं, पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, लेकिन मेरी विधानसभा क्षेत्र को दीदी ने हाई मास्ट लाइटें और सोलर लाइटें दी हैं, जो कि अगले 1 से 2 महीने में लग जाएंगी। बिल्कुल। तो ये भी है कि मुझे एक हेल्पिंग हैंड, जो उनका आशीर्वाद मेरे सिर पर बना रहता है, तो मेरे क्षेत्र के लिए बड़ा वो सजग रहती हैं और बहुत मेरी मदद भी करती हैं। और इसी तरह से मैंने आपको बताया कि मैंने शहीदों के सम्मान में मेरी विधानसभा क्षेत्र के आज़ादी से लेकर अब तक जितने भी शहीद हुए हैं, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, उनके जितने भी हमारे यहाँ शहीद जवान, उन सब के नाम पे मैंने स्मृति द्वार बनवाया है। उनके आप गांव के जाने का जो रास्ता है, आप जाएंगे तो उनके नाम से उनकी फ़ोटो के साथ में स्मृति द्वार है, ताकि हमारे क्षेत्र की जनता जाने कि हमारे क्षेत्र में भी ऐसे बलिदानी लोग रहे हैं जिन्होंने सेना में रहते हुए अपने क्षेत्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। और हमारे जो महान विभूतियाँ हैं, उनके नाम पर भी मैंने स्वागत द्वार बनवाए हैं विधायक निधि के माध्यम से। अभी मैं हाल ही में अगले बस 2 से 3 महीने में अपने क्षेत्र में लगभग छोटे बड़े ऐसे हमने कुछ चौराहे चिन्हित किए हैं, कुछ बाज़ारें चिन्हित किए जहाँ पे वाटर कूलर लगवाने जा रहे हैं निधि के माध्यम से। और कुछ सोलर लाइटें मैं अपनी निधि के माध्यम से करीब 100-250 के आसपास सोलर लाइटें देने जा रहा हूँ। और करीब हमने 8-10 इंटरलॉकिंग अभी लिखी हुई हैं। और इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम ये विधायक निधि के माध्यम से कर रहे हैं। और लगातार मेरी कोशिश रहती है कि जो भी पैसा सरकार से आता है, उसका एक पैसा सरकार का जो आता है, वो किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे विधायक निधि का हो या अन्य क्षेत्रों से जो जिन मदों में भी आता है शासन से, उनको हम कोशिश करते हैं कि विधानसभा में एक पैसा एकदम सजग रूप से उसका काम हो और अच्छा काम हो, क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी रहे। बिल्कुल सही बात। मैं आपको बता दूं, हमने पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से अभी नसीराबाद में करीब 1.25 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ की रामलीला मैदान का उत्थान कराया। मेरे पिताजी ने अपने समय में बाबा गंगादास की कुटी है, उसमें करीब 45 लाख रुपए के माध्यम से वहाँ का विकास का काम कराया। मैंने अभी परसदेपुर की हमारी नगर पंचायत है, वहाँ माता मेढ़ोरीन धाम के लिए लगभग 1.25 करोड़ रुपए पास कराए थे, वहाँ पे काम चल रहा है। हमारे यहाँ सलोन नगर पंचायत में माता मेढ़ोरीन धाम है, वहाँ पर मैंने वंदन योजना के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए पास कराया है। हमारे यहाँ रायपुर महिवा ग्राम सभा के बगल में एक महेश्वरनाथ धाम है, जैसे आप घुसरनाथ धाम सुनते हैं प्रमोद तिवारी जी के क्षेत्र में, बहुत डेवलप हो गया है। मैंने शुरुआत की है कि हम महेश्वरनाथ धाम को भी आज हम शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में वो बहुत अच्छा धाम बन करके तैयार होगा। उसके लिए भी माननीय मंत्री श्री जयवीर सिंह जी ने 1 करोड़ रुपए पास कर दिया है, वहाँ पर काम शुरू होने वाला है। आपके डीह ब्लॉक में ठाकुर बाबा का जो धाम है अपने बिन्नावा में, आप अच्छी तरह जानते हैं, बहुत मान्यता है उसकी, बहुत प्राचीन जगह है। वहाँ के लिए भी हमने 1 करोड़ से अधिक की धनराशि पास करा ली है, उसका भी हम लोग विकास कराने जा रहे हैं। तो ऐसे तमाम काम हम लोग नगर पंचायत में, जो हमारे यहाँ 3 नगर पंचायतें हैं, सलोन, परसदेपुर, नसीराबाद, मैं माननीय मंत्री जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझको बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह, बेटे की तरह मानते हैं, माननीय शर्मा जी, और बहुत मदद करते हैं। मैं जितना भी उनसे धनराशि मांगता हूँ उसका स्वीकृति वो लोग कराते हैं। और तीनों नगर पंचायतों में
जितना भी धन वो दे सकते हैं उतना धन देने का काम कर रहे हैं। हम लोग तीनों नगर पंचायतों का विकास करा रहे हैं, अपने हर ग्राम सभा में, हर ग्रामीण क्षेत्र में विकास का काम हम लोग करने का पूरा काम कर रहे हैं। मेरा विज़न ये है कि मेरी विधानसभा आने वाले अगले 5 साल के बाद जब मैं दोबारा विधायक बनूं आप सबके आशीर्वाद से, तो अगले 5 साल में मैं इतना काम कर सकूं कि मेरी विधानसभा एक मॉडल विधानसभा के रूप में जानी जाए। विधायक जी ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, धन्यवाद। बनना भी चाहिए। नहीं, बिल्कुल, हम उसके लिए पूरी तरह से प्रयासरत हैं। विधायक जी, स्वास्थ्य से रिलेटेड क्या समस्याएं आज आप देख रहे हैं और आने वाले समय में क्या सुधार होने के चांसेस हैं? आज देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहले से बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। मोदी जी के प्रधानमंत्री के बाद में जेनेरिक मेडिसिन की सुविधाएं बढ़ी हैं। आप देखिए, हार्ट डिजीज़ में पहले अगर किसी को हार्ट अटैक आता था तो उसको स्टंट डालने के लिए बहुत महंगा इलाज होता था, 2-2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख ऐसे। लेकिन आज उसी को घटा करके उन्होंने फिक्स कर दिया कि इस रेट से ऊपर कोई भी इसका पैसा नहीं ले सकता है। बहुत सारी दवाइयों के दाम घटाए गए, तो इस क्षेत्र में बहुत बड़ा सुधार हुआ है। लेकिन ये भी सही बात है कि डिजीज़ बढ़ रही हैं। जैसा मैंने बताया आपको पहले कि आजकल जो केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ हो रहा है उसके जो परिणाम आ रहे हैं उसकी वजह से बहुत कम उम्र में भी आप देखिए लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात। और किडनी की डिजीज़ बढ़ रही हैं, लिवर डिजीज़ बढ़ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बढ़ रही हैं। तो उन पे सरकार ने बहुत फोकस किया है। आप देखिए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का जो सपना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा है और उसको पूर्ण कर रहे हैं। हमने एम्स बढ़ाए हैं, हमने मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाए हैं, उन पे सीटें बढ़ाई हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने बहुत पहले से काम किया है और बहुत आमूलचूल परिवर्तन उसमें आया है और जनता भी बहुत सजग हुई है पहले से। आप देखिए, आयुष्मान कार्ड जैसी योजना भारतवर्ष में जहां 150 करोड़ की आबादी रहती हो और आयुष्मान कार्ड से लोगों को जोड़ना, 5 लाख रुपए तक का उनको निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराना। बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में लोग ऐसे होते थे कि उनके पास पैसा नहीं होता था। हमने बहुत देखा है इस चीज़ को बचपन में कि पैसे के अभाव में उनका इलाज नहीं हो पाता था और वो दम तोड़ देते थे। लेकिन आज आदरणीय मोदी जी ने, योगी जी ने इन योजनाओं से जोड़ करके उन गरीब लोगों का इलाज करने के लिए, सोचिए आप, एक गरीब आदमी जाए और एम्स जैसे संस्थान में और मेडिकल कॉलेज जैसे संस्थान में अपना इलाज करा सकता है, जो पहले सपना भी नहीं देख सकता था कि इतना महंगा इलाज हम कैसे कराएंगे। आज 5 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज वो करा सकता है। और यही नहीं कि केवल एक बार, वो हर साल 5 लाख रुपए का इलाज, मतलब 5 साल में अगर एक व्यक्ति को देखा जाए तो 25 लाख रुपए का मेडिकल कवर उसको हम लोगों ने दिया है। और इतना ही नहीं, मैं आपको अपने मोबाइल में दिखा सकता हूँ कि इसके अलावा भी विधानसभा क्षेत्र के जो भी लोग और किसी भी जाति से आते हो, किसी भी संप्रदाय से आते हो, आप मुस्लिम धर्म की बात करते हैं, मेरे पास मुस्लिम समुदाय से बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनको मेडिकल डिजीज़ में जब दिक्कतें आती हैं तो मुख्यमंत्री राहत कोष से मैंने पैसा दिलाने का काम किया। मुझे बहुत बड़ा गर्व होता है कि हमारे पास ऐसा मुख्यमंत्री है कि किसी भी दल का प्रतिनिधि, किसी भी दल का विधायक की चिट्ठी लिख दे कि हमारे क्षेत्र के फला व्यक्ति को ये बीमारी है और उनको इलाज के लिए ज़रूरत है, 1 हफ्ते से 10 दिन के भीतर वो पैसा उनके उस मेडिकल संस्थान में पहुंच जाता है और उस व्यक्ति का इलाज हो जाता है। वो दिल से आशीर्वाद देता है, चाहे किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो। मैंने अब तक, मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है कि 18 करोड़ से भी अधिक धनराशि का आवंटन माननीय मुख्यमंत्री जी से कराया है अपने क्षेत्र के लोगों के लिए। उसमें हर जाति और हर समुदाय के लोग सम्मिलित हैं। बिल्कुल। तो ये उत्तर प्रदेश के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, यहाँ की जनता के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोगों ने योगी जी के रूप में ऐसा मुख्यमंत्री पाया है कि चाहे जिस क्षेत्र के विकास की बात हो वो गंभीरता से लेते हैं और उस पर बहुत गंभीरता से काम भी करते हैं। उनको अपने आगे पीछे कुछ नहीं दिखाई देता है। वो सतत प्रयासरत रहते हैं कि हम अपने क्षेत्र के लिए, अपने उत्तर प्रदेश की आम जनमानस के लिए कितना काम कर सकते हैं। वो सिर्फ उसी पर फोकस करते हैं और उसी का एक ये क्रम है कि किसी भी मरीज के लिए हम लोग जब चिट्ठी लिखते हैं तो उसका धन 1 हफ्ते से 10 दिन के भीतर उपलब्ध हो जाता है। विधायक जी, सलवन में अपराध कम हुआ है? हाँ, बिल्कुल, पहले से बहुत कम हुआ है। हालांकि मेरा ये मानना है कि सलोन कोई आपराधिक प्रवृत्ति का क्षेत्र नहीं है। मैंने अपने पूरे बचपन को वहाँ जिया है और पूरा अपने सर्विस टाइम को अगर छोड़ दूँ तो मैंने बाकी का जीवन वहीं पर जिया है। और सलोन में कभी भी बहुत ज़्यादा अपराध रहा भी नहीं है। छोटे मोटे जो होते हैं उनको हमारी कानून व्यवस्था, हमारे यहाँ के अधिकारीगण उसको बहुत अच्छे से टैकल करते हैं और उसका निस्तारण भी कराते हैं। खेल कूद में, स्पोर्ट्स में कैसे डेवलपमेंट हो रहे हैं और आगे क्या हो रहे हैं? हाँ, देखिए, बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। हम लोगों ने अभी सूची में आप देखेंगे एक मिनी स्टेडियम भी बनवाया है। और दीदी जब सांसद थी, हमारे यहाँ केंद्रीय मंत्री थी, तो सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से हमने ग्रामीण अंचल से लोगों को जो है, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को निकाला और लोकसभा स्तर तक उनको खिलाया। पहली बार अमेठी लोकसभा में और सोलन विधानसभा में ऐसा हुआ
कि किसी सांसद ने आकर के खेलकूद प्रतियोगिता कराई। आप देखिए, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दंगल भी कराया था और खेलकूद को लेकर के लोगों में बहुत जागरूकता भी आई। अब बहुत सारे क्षेत्रों में जो ऐसे क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं मुझसे मिलते हैं जब भी, तो हम लोग उनको किट प्रोवाइड कराते हैं और खेलकूद मंत्रालय के माध्यम से भी हम लोग बहुत सारे उनको टूल्स और किट उपलब्ध कराते हैं। तो खेलकूद में भी बहुत अच्छा हमारा क्षेत्र है और हम लोगों ने अभी एक और छतों में भी मिनी स्टेडियम मांगा है, हालांकि उसके लिए ज़मीन नहीं मिल पाई है। जैसे ही ज़मीन मिल जाएगी हम बनवाएंगे। तो खेलकूद के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट वो भी हम कर रहे हैं और युवाओं को कैसे मुझसे जोड़ सके, उनको क्या उसके लिए चीज़ें उपलब्ध करानी, वो भी हम करा रहे हैं। विधायक जी, जानना चाहेंगे, जैसे लोग कुछ चीज़ें मांगते हैं और उनको रिस्पांस तुरंत चाहिए होता है, तो जैसे इसके पीछे की क्या प्रोसेस रहती है? जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं सीएम साहब को, उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है, क्या उसमें टाइम लगता है, इसके पीछे की क्या कहानी रहती है? क्योंकि लोग को क्या है, आज इस नाली ख़राब है, विधायक जी के पास आया, उनको लगता है कि तुरंत वो बन जाए। हाँ, देखिए जो है आजकल ये है क्विक रिस्पांस हर आदमी चाहता है। बिल्कुल। तो ठीक है, क्विक रिस्पांस आदमी चाहता है और हमारी सरकार इसके लिए तत्पर भी है। वो कोशिश करती है कि जो समस्या को हम जितनी जल्दी निस्तारण कर सकें वो ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं, हमारे विधानसभा क्षेत्र में खैरानी पहाड़गढ़ के आगे एक नाला हुआ करता था और वहाँ से हज़ारों बीघे फसल डूब जाया करती थी। वो नाला वहाँ पर नक्शे में दर्ज नहीं था और कई साल पहले मेरे पिताजी ने उसको खुदवाया था अपने निजी पैसे से। तब उसका कई साल तक सही रहा, लेकिन फिर इधर ख़राब हो गया था। तो मैंने अभी जो है पिछले साल जा कर के खुद अपने व्यक्तिगत धन से उसको खुलवाया और उसको सही कराया। तो वहाँ के पानी की निकासी की समस्या दूर हुई। लेकिन अब हमने उसको क्या किया है कि उसको जुड़वा, मतलब नक्शे में दर्ज करा दिया है और इस बार सिंचाई विभाग से हमने उसकी सफाई कराई, तो वो नाला पूरा खुल गया। ऐसे ही हमारे यहाँ परशुरामपुर ठेखाई एक गांव है, बॉर्डर का गांव है, वहाँ प्रधान जी मौर्य जी हमारे बहुत अच्छे परिचित हैं और मेरे चाचा जैसे हैं। उन्होंने भी अपने यहाँ की एक आध बार ऐसी समस्या बताई थी। पिछवाड़ा चौराहे के पास एक कोई नहर है छोटी सी और नाला भी है, वो साफ़ नहीं होता था। तो कई जगह मेरा ये मानना है कि हम शासन का इतना इंतज़ार जब नहीं करना, जहाँ पे आपने कहा ना क्विक रिस्पांस वाली, जब बिल्कुल रिलायबिलिटी, तो मैं सोचता हूँ कि ठीक है, हमारे पास जो सरकार हमको दे रही है वो भी जनता का ही है, तो मैं अपने पैसों से ऐसे छोटे मोटे काम करा देता हूँ। तो क्विक रिस्पांस की जो ज़रूरत होती है, जैसे कि एक सड़क हमारी मानिकपुर को जो जाती है, वहाँ पे करीब 500 मीटर का ऐसा एरिया था जिसपे सीपेज दोनों तरफ जो है नाला और नहर होने के कारण सीपेज की हमेशा दिक्कत रहती है। तो वो सड़क हमेशा जो है धंस जाया करती थी, बहुत एक्सीडेंट होते थे। तो उस पर हमने माननीय मुख्यमंत्री से लिख करके जो है जब रिक्वेस्ट किया, तो वहाँ पे बोगी एक्शन प्लान हम लोगों ने मंजूर कराया। वो क्विक रिस्पांस हम कह सकते हैं कि उसमें जितनी जल्दी हो सका उन्होंने किया और वो बन करके तैयार हो गया। वहाँ पे दुर्घटनाएं कम होने लगी हैं। तो इस तरह के जो छोटे बड़े काम हैं हम लोग कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी करा सकें उसको खड़े होकर कराते भी हैं। विधायक बनने के बाद आपकी लाइफ का सबसे मज़ेदार हिस्सा कौन सा था? अब मज़ेदार हिस्सा मैं क्या कहूँ, मेरे लिए तो सब कुछ अच्छा ही है, क्योंकि जनता इतना प्यार और दुलार देती है। अच्छा, मैं बहुत सारे लोगों से उम्र में बहुत छोटा हूँ, तो सब मुझसे हंस बोल भी लेते हैं, मुझसे छोटे भी मुझसे अपनी बात कह लेते हैं, मुझसे बड़े भी मुझसे कह लेते हैं। अपने जो अपनी उम्र के जो साथी लोग होते हैं वो सब तो बहुत खुल के एकदम घुले मिले रहते ही हैं। बिल्कुल। तो ऐसे ही हंसी खुशी का माहौल रहता है और लोग मिलते। मेरे साथ के जो मेरे कर्मचारी थे, जो मेरी नौकरी में जो मेरे साथ थे, उन सब लोगों को बड़ी खुशी हुई। दिल्ली तक हमारे जो बॉस वगैरह थे उनको सबको बड़ी खुशी हुई। मैं आपको बताऊं, जब मैं विधायक बना तो उन लोगों को इतनी खुशी हुई कि उन्होंने दिल्ली में हमारे सिक्योरिटी हेडक्वार्टर में मेरा बाकायदा एक लेक्चर रखा कि आप आइए। हमारे कोहली साहब CSO हुआ करते थे, संजय कोहली जी, एयर इंडिया के, उन्होंने बुलाया मुझे और बड़ा सम्मान किया। वहाँ पे पूरे देश से, हमारे पूरे नॉर्दर्न रीजन के लोग वहाँ पे आए हुए थे ट्रेनिंग सेंटर में, और उन सबको इकट्ठा करके और सबके बीच में मेरा 1 घंटे का एक सेशन रखा। और मैंने उस 1 घंटे में अपनी जो जीवन की जो जीवन शैली थी और जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे सर्विस को लेकर के, राजनीतिक क्षेत्र को लेकर के, वो मैंने वहाँ लोगों के साथ अपने संवाद स्थापित किया। लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि हमारे बीच का एक लड़का निकल करके आज विधायक बन गया है। तो बड़ी अच्छी इमेज एक बन करके जो गई है, तो पुराने लोग आज भी याद करते हैं। मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है उनसे मिल करके। 100%। विधायक जी, जानना चाहेंगे जनता की कौन सी डिमांड आपको सबसे अजीब लगी है? ऐसी कोई डिमांड जो किसी ने रखा हो जो आपको बहुत अजीब लगी? डिमांड मैं आपको क्या बताऊं, बहुत सारी यहाँ राजनीतिक क्षेत्र में ऐसी डिमांड्स आती हैं जो बहुत ऑकवर्ड फील होती हैं, बट फिर भी ठीक है, जितना हम लोग पूरा कर सकते हैं करते हैं। कभी कभी लोग ऐसे आ जाते हैं। अच्छा, उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आवश्यकता होती है तुरंत धन उपलब्ध कराने की हो, या किसी और तरह की जो भी, कभी कोई ऐसे लोग आ जाते हैं कि हमारे गांव में साड़ी बंटवा दो। मुझे अजीब सा लगता है कि
नेता का काम ये तो नहीं है, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है मैंने दीदी को देखा है सब करते हुए कि गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि उस समय ऑकवर्ड फील तो होती है, लेकिन बाद में लगता है कि नहीं, उस व्यक्ति को आवश्यकता है इसीलिए वो हमारे पास आया है और उसको हमसे उम्मीद है, बिल्कुल। उसको लगता है कि हमारा विधायक ये कर सकता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मुझसे जितना हो सकता है मैं करने की कोशिश करता हूँ, और बड़ा स्पष्टवादी भी हूँ, तो मैं मुझसे नहीं हो पाता मैं मना भी कर देता हूँ सीधे सीधे। विधायक जी, आपका सबसे पसंदीदार खाना कौन सा है? देखिए, मुझे सबसे अच्छा तो जो है खिचड़ी और मट्ठा लगता है। मेरे पिताजी को भी बड़ा पसंद था, तो मुझे काली उड़द की दाल की खिचड़ी और माठा जो देसी है। आप खाली समय जब पाते हैं तो क्या करते हैं? खाली समय पाता हूँ तो या तो मैं टहलने निकल जाता हूँ, या अपने पुराने दोस्तों के साथ जो है बैठ करके कॉफ़ी पीता हूँ, या कहीं हम लोग बैठ कर गप्पे मारते हैं। पढ़ाई लिखाई का थोड़ा टाइम निकाल लेता हूँ, सोशल मीडिया के लिए टाइम निकाल लेता हूँ, यही सब है। क्या चुनाव प्रचार करते समय कभी किसी के घर रुक के चाय पीना पड़ा? हाँ, बहुत बार ऐसा होता है। ये तो हमारा काम ही है। हम लोग कोशिश करते हैं कि जितने ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट करें। ये एक हृदय भाव होता है लोगों के साथ। जब आप बैठते हैं, उनके घर पे अगर जाते हैं, तो उनको भी बड़ा ही अच्छा लगता है कि आज हमारे यहाँ कोई आया है। उनको बड़ा अच्छा लगता है कि हम किसी को चाय पिला रहे हैं। अतिथि देवो भव की भावना जो हमारे देश में लोगों के मन में रहती है, ये एक बहुत अच्छा भी लगता है, और इससे लोग आपको अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। पसंदीदार बुक कौन सी है आपकी? कलाम साहब की बुक है जिसे आप पसंद करते हैं। क्या सीखते हैं उस बुक से? देखिए, मैंने वही बताया ना, संघर्षशील जीवन से निकल करके जो व्यक्ति आता है और जब वो सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम करता है, तो मैंने कलाम साहब की जीवनी पढ़ी। आप देखिए वो किस परिवेश से आए, और मैंने अपने पिताजी को भी देखा है कि वो किस परिवेश से आए थे, और मैंने अपना जीवन भी आपको बताया कि मैंने गरीबी के वो दिन बिताए कि छप्पर वाला हमारा घर हुआ करता था, और पड़ोसी के घर में एक टाइम का खाना खाना पड़ता था। तो जब वहाँ से आप मेहनत करके आते हैं और एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म तक पहुँचते हैं जहाँ आपको पूरी देश और दुनिया जान जाए, तो ऐसे लोगों को हम लोगों को अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए, उनके आइडल्स पे चलना चाहिए, मेरा ये मानना है। विधायक जी, सबसे बड़ा सपना कौन सा था आपका? क्या बचपन में कोई दूसरा सपना था और बड़े होके कोई दूसरा हासिल हुआ? हाँ, देखिए, मेरा हमेशा से सपना रहा है कि मैं आर्मी में जाऊँगा और आर्मी अफसर बनूँगा। मैं आपको बता दूँ, मैं एनसीसी में भी रहा हूँ, मैं सी सर्टिफिकेट क्वालिफाइड हूँ, और मैं सन 2000 में राजपथ पे मार्च पास्ट भी कर चुका हूँ। और उस समय आदरणीय अटल जी प्रधानमंत्री हुए थे और के.आर. नारायणन साहब जो है प्रेसिडेंट थे, हमने उनको सलामी दी है। और मेरे लिए अपने जीवन का सबसे बड़ा गौरवान्वित क्षण वही रहा है कि जब राजपथ पर 26 जनवरी को हम उस समय उतरे, आज का कर्तव्य पथ, हम उस पर उतरे, और पहला कदम जब हमने उस दिन रखा, ऐसे तो हम लोग उस पर प्रैक्टिस किया करते थे रोज़, लेकिन जब 26 जनवरी के दिन हमने पहला कदम उस पर रखा जी, तो हम सब के अंदर से एक ऐसी मन में भावना उत्पन्न हो गई थी देश प्रेम को लेकर के कि हम पता नहीं क्या करना चाहते हैं देश के लिए। उस समय यही भाव था कि हमसे क्या कर सकते हैं, हम क्या कर ले अपने देश के लिए। और मैं सच बताऊं, जब हम लोगों ने राष्ट्रपति जी के उस प्लेटफॉर्म के पास पहुंच करके दाहिने देख करके सैल्यूट किया, तो मुझे अपने लगा कि मैं देश के लिए पता नहीं क्या करने आया हूँ। मुझे लगा कि मैं देश का सबसे ऐसा नागरिक हूं जिसको ये क्षण मिला है कि मैं आज अपने देश के सर्वोच्च नागरिक, क्या बात। विधायक बनना मेरे लिए उससे छोटी बात है, मेरे लिए वो क्षण बहुत था। और मैं जब आरडीसी करके वापस आया तो मुझे बहुत वहाँ से सीख मिली एनसीसी से कि मैं देश की सेना में जाऊँ। मैंने प्रयास भी किए, लेकिन किसी वजह से उस समय मैं नहीं जा पाया। लेकिन मेरे साथ के जितने भी लोग थे जी, वो आज आर्मी में बहुत बड़े बड़े पदों पर हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, कर्नल हैं। और हमारे रायबरेली के सीजीएम साहब हुआ करते थे आदरणीय दलजेंद्र पाल सिंह जी, उनके बेटे हैं नवनीत सिंह, वो भी कर्नल हैं। और आप जानते होंगे हमारे रायबरेली के बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं आर.डी. वाजपेयी जी, वो पहले जो है आर्मी में सूबेदार मेजर थे। उनके बेटे हैं कर्नल राधा किशन वाजपेयी, वो मेरे बैचमेट रहे हैं। और आप कभी लखनऊ में इंदिरा नगर जाएंगे तो सी ब्लॉक में चौराहा भी है, और उनके नाम पे जो है वहाँ पर वाटिका भी है। शहीद मेजर प्रतीक मिश्रा का नाम आपने सुना होगा। वो मुजफ्फराबाद में उस समय पोस्टेड थे, मैं उस समय अमृतसर में पोस्टेड था, तो वो वहाँ पे शहीद हो गए थे। और प्रतीक भाई मुझसे जस्ट 1 साल बड़े थे और मेरे सबसे घनिष्ठ दोस्तों में थे। मेरा उनसे अच्छा कोई मित्र आज तक अपने जीवन में नहीं रहा। और जब वो नहीं रहे तो मैंने ठाना कि नहीं, उनको हम लोग जीवित रखेंगे। हम जितने भी हमारे पुराने मित्र हैं, जो भी लोग हैं, बहुत सारे लोग आज भी आर्मी में हैं, बहुत सारे लोग यूएन पोस्टिंग भी होकर के आए हैं, उन सब से हम लोग आज भी मिलते हैं, टाइम निकालते हैं, जाते हैं उनके पास, या वो लखनऊ आते हैं तो हमारे पास आते हैं, मिलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग। तो मैंने प्रतीक जो मेरा मित्र था, मेरा सबसे अच्छा मित्र अपने जीवन का वो था। उसके बाद से आज तक मेरा ऐसा कोई मित्र नहीं बन पाया।
और माता पिता का एक ही बेटा था वो। हम आज भी अम्मा के पास जाते हैं, आज उनके पिताजी संसार नहीं है। तो मैंने अपने बड़े बेटे का नाम प्रतीक के नाम पर प्रतीक कुमार रखा। क्या बात तो मेरा सेना से जो लगाव है वो इतना है कि अगर मुझे आज कोई कहे कि आपको सेना की वर्दी दी जाएगी और बॉर्डर पे आपको जाना है, तो मैं आज विधायक के पद से त्यागपत्र दे करके और जाने को राजी हूँ। क्या बड़ी बात आपने बता दी सर। अगर आपके जीवन से किसी को कुछ सीखना है तो वो कौन सी चीज़ है जो सीख सकते हैं लोग? मैंने आपको जो चीज़ बताई कि संघर्ष, मेरा संघर्षमय जीवन जो रहा जी, मैं आपको बताऊं, बहुत कम लोगों को मैंने ये चीज़ बताई है। 2-1 में से जो बहुत खास मेरे मित्र हैं वो लोग जानते हैं। मैंने जब अपने पिताजी के उस जीवन को देखा कि पहला चुनाव लड़ने गए तो उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। फिर वो कानपुर के हाईलाइट हॉस्पिटल में भर्ती हुए। बड़ी मुश्किल से उनके पैर में जब रॉड वगैरह पड़ी, 6 महीना उनको लगा वापस खड़े होने में। और उसी बीच में हमारी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। तो उस समय हमारे ज्ञान भारती विद्यालय, जो कि स्वर्गीय बाबू गजाधर सिंह जी का विद्यालय है, उस विद्यालय में हमको एडमिशन लेना था और हमारे घर में पैसे नहीं थे, यूनिफॉर्म खरीदने तक के पैसे नहीं थे। तो वहाँ के हमारे उस समय के प्रिंसिपल साहब हुआ करते थे, श्री सदन कुमार सिंह जी, वो अभी संसार में नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बच्चे पढ़ने में मुझे अच्छे लगते हैं और ये आगे कुछ बनेंगे। तो उन्होंने मुझको और मेरे बड़े भैया को वहाँ पे एडमिशन दिलाया। और उन्होंने, जब तक हमारे पिताजी विधायक नहीं बन गए थे जी, उस 3 साल तक उन्होंने अपने पास से हम दोनों भाइयों की फ़ीस जमा की। और पढ़ने के लिए किताबें, पहले आप जानते थे जो सीनियर हमारे स्टूडेंट्स होते थे उनसे उनकी पुरानी किताबें लेके हमको दिलाते थे, हम लोग उस पर नया कवर डालते थे और पढ़ते थे। तो उन किताबों को हम पढ़ते थे, वही प्रिंसिपल साहब उपलब्ध करवाते थे। और मुझे याद है कि हमारी माता जी के पास, पिताजी के पास पैसा नहीं था यूनिफॉर्म खरीदने का। तब ब्लू पैंट और सफ़ेद शर्ट, वाइट शर्ट होती थी, तो उसके लिए पैसा नहीं। तो मेरी माता जी ने 12 या 14 किलो गेहूँ बेच करके परियावा टेरिकाट का कपड़ा खरीदा था। और कक्षा 6 में हम एडमिशन लिए थे उस समय। उस परियावा टेरिकाट के कपड़े को मैं और मेरे बड़े भैया भी इस समय सचिवालय में सुरक्षा अधिकारी हैं, और हम दोनों लोग उसको कक्षा 8 तक पहन करके गए। 3 साल तक वही परियावा टेरिकाट का कपड़ा। मुझे याद है, अगर नीचे पैंट की मोहड़ी ऊपर अगर आ जाए सिंक होकर के, तो मम्मी उसको खोल के और तुरपाई करके थोड़ा बढ़ा देती थी कि ठीक है अब ये पहन के जाओ। तो हम शर्ट की बाह मोड़ करके उसको पहन के, किसी को ये न लगे कि हमारा कपड़ा पुराना है। बिल्कुल। तो फिर भी हमारा छप्पर का घर था, घर में एक ही कमरा ऐसा था जिसमें, कमरा तो पक्का था लेकिन उसकी छत कच्ची थी। तो मम्मी पापा और छोटी वाली बहन उसमें रहते थे। रात में हम लोग सोते थे बाहर छप्पर के नीचे, बारिश हो चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, और बारिश का पानी चूता था, बौछार आती थी, हमारे ओढ़ने वाले कपड़ों पर आ जाया करती थी। फिर भी कैसे भी हम लोग वो जीवन व्यतीत किए हैं। तो मैंने उस जीवन को जिया है जो ईश्वर न करे किसी भी व्यक्ति को, खैर अब मुझे नहीं लगता कि हमारी इस सरकार में ऐसी नौबत किसी को आएगी। और लेकिन मेरा ये मानना है कि उन संघर्ष के जीवन से निकल करके हम लोग यहाँ तक आए, उसमें सबसे बड़ी अगर मेहनत किसी की है तो मेरे माता पिता जी की है, हमारे गुरुओं के हैं जिन्होंने हमको पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक पहुँचाया। तो जितना संघर्ष मेरे पिताजी ने जीवन में किया, उसके बाद जब मैं रायबरेली, आपको बताता हूँ एक छोटा सा इंसिडेंट, हम पढ़ने आए तो उस समय पिताजी मंत्री हो गए थे, लेकिन फिर भी पैसे वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं होते थे, ना ही पैसे के लालच में हमारे पिताजी कभी रहे। तो रायबरेली में मैंने NIIT में कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया। ओके। सिविल लाइंस पे जो है ये प्रज्ञा कंप्यूटर्स वालों का होता था, NIT का वहाँ पे कंप्यूटर सेंटर था। OP सिंह जी हमारे वहाँ के हेड होते थे, और राजीव जोशी जी मेरे टीचर हुआ करते थे जी। तो हम वहाँ पर कोर्स करने के लिए जाते थे। तो 2-3 बार तक तो पिताजी ने फ़ीस दी उसकी। उसके बाद फ़ीस की दिक्कत हुई कि उन्होंने कहा कि भाई 10-10 हज़ार रुपये फ़ीस तो हम नहीं दे पाएंगे इतनी, मेरे पास और भी बच्चे हैं पढ़ाने लिखाने के लिए। उन्होंने कहा ये कोर्स छोड़ दो। तो मुझे बड़ा फील हुआ कि बड़ी मेहनत से, उस समय कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई थी। मेरे साथ के उस समय एक लोग जिन्होंने डिप्लोमा किया या डिग्री ली है जी, वो आज बड़ी बड़ी कंपनियों में, बर्लिन में और सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया में, ऐसी जगहों पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं सीख रहा हूँ और ये हाथ से चला जाएगा। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, इंदिरा नगर में मैं किराए के कमरे पर रहता था। वो किराया भी हम नहीं देते थे। हमारे केशवापुर के एक मामा जी हैं, राम लखन जी, उनके बेटे थे अखिलेश, और उनके बच्चे और थे, 3-4 लोग पढ़ते थे। मैं उनके यहाँ फ्री में रहता था। बोले आप हमारे यहाँ रहो, साथ में रहा जाएगा, यहीं पढ़ा लिखा जाएगा। मैं फिरोज गांधी कॉलेज में पढ़ता था जी। तो मैंने जब कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया, कुछ दिन के बाद फ़ीस की दिक्कत हो गई। तो मैंने रायबरेली से ही एक क्या कहूँ मैं, एक रिक्शा, पैडल रिक्शा, हमने एक तिवारी जी थे, उनसे बात की, उनका नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने हमको बिना चार्ज, विदाउट चार्जेस अपना रिक्शा दिया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की हमको रिक्शा दे दीजिए। वो मुझे जानते थे कि ये मंत्री का लड़का है, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ JD द्विवेदी जी प्रिंसिपल से हुआ करते थे। तो मैं वो रिक्शा लेकर के रात में
रेलवे स्टेशन से और इंदिरा नगर तक की 3 से 4 राउंड सवारी लेता था। क्या बात। और उन पैसों को जोड़ करके फिर अपने कंप्यूटर की फीस जमा करता था। अक्सर ये बात सीखने तो वाली। मैंने वही बताया ना कि संघर्ष के जो जीवन है, अगर उन दिनों को आप नहीं भूलेंगे तो आप सक्सेस को बिल्कुल पा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो जीवन का जो संघर्ष है उसको नहीं भूलना चाहिए, अपने माता पिता के किए हुए कर्मों को नहीं भूलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि माता पिता और भगवान के बाद कोई अगर आपके जीवन में सबसे बड़ा योगदान देने वाला व्यक्ति है तो वो है आपका टीचर, आपका गुरु। मेरे जीवन में उन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और इसी के नाते जब मैं विधायक बना तो आप यकीन मानिए मुझे अपने जीवन का पहला राष्ट्रध्वज फहराने का मौका भी अपने उसी स्कूल में मिला जहाँ से मैंने हाई स्कूल किया। क्या बात। ज्ञान भारती हाई स्कूल जो मैंने बताया बाबू गजाधर सिंह जी का है जी। तो वहाँ पर जब मैं पहली बार राष्ट्रध्वज फहराने गया तो हमारे स्कूल को जाने के लिए कच्चा रास्ता हुआ करता था। परसदीपुर से ज्ञान भारती से हमारा गाँव, तो वो कच्चा रास्ता था। तो मैंने कहा नहीं, ये तो बहुत ही मतलब ऐसी बात है कि अगर मैं विधायक बन गया हूँ तो मुझे सबसे पहला काम यही करना। तो मुझे मुख्यमंत्री जी ने त्वरित विकास निधि से जो पैसा दिया था, मैंने सबसे पहले अपने उस स्कूल की सड़क बनवाई। आज वहाँ पर पक्की सड़क है। हमारे गांव के और आसपास के सभी दूर दराज के लोग, जो बच्चे आते हैं, जो टीचर्स आते हैं पढ़ने पढ़ाने, वो सब पक्की सड़क से आते हैं। बिल्कुल। हम उस स्कूल में उस समय साइंस साइड नहीं था तो हम साइंस नहीं पढ़ पाए थे। तो इसलिए मैंने कहा नहीं, इस स्कूल में साइंस भी पढ़ना चाहिए। तो हमारे जो इस समय कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष हैं विवेक सिंह जी, वो उस स्कूल के प्रबंधक हैं इस समय। तो वो उस कार्यक्रम में थे तो उन्होंने हमसे कहा कि यहाँ पे विज्ञान की प्रयोगशाला की ज़रूरत है। तो मैंने विधायक निधि से वहाँ पे विज्ञान की प्रयोगशाला भी उस विद्यालय में दी जहाँ से मैं पढ़ करके निकला था, जहाँ के टीचर्स ने हमें फ्री में मतलब बिना किसी फीस के पढ़ाया। और मैं तो कहूँगा मेरे माता पिता समान है वो लोग जिन्होंने मेरे जीवन में इतना सकारात्मक अपना रोल निभाया है। आज सदन कुमार सिंह जी नहीं है, वहाँ पर एक टीचर थे शिवमंगल सिंह जी, रिटायर हो गए जी। जब वो सड़क मैंने बनवा दी तो दूसरे कार्यक्रम में मैं गया तो शिवमंगल सिंह जी मुझे गले लगा के रोने लगे। उन्होंने कहा हमने जीवन में नहीं सोचा था कि अपने इस विद्यालय में कभी पक्की सड़क से पढ़ाने जाएंगे। तो ऐसे कई सारे वहाँ पे टीचर्स जो आज मुझको देखते हैं तो उनको बड़ी खुशी की अनुभूति होती कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे ने आज ये करके दिखाया है। बिल्कुल सही। तो मैंने आपको वही बताया ना कि जीवन में इन सब चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए। अगर आप उन अपने पुरानी चीज़ों को नहीं भूलेंगे तो आपके अंदर कभी घमंड नहीं आएगा, आपके अंदर कभी कदाचार नहीं आएगा। आप एक सक्षम, एक मतलब मैं कह सकता हूँ कि सकारात्मक रूप से काम करने वाले आदमी बन सकते हैं। आप कितना सफल होंगे वो आपके भविष्य में निर्भर करता है। चीज़ें बदलती रहती हैं, लेकिन फिर भी मैंने जो कहा कि सकारात्मक रूप से काम करने की क्षमता और मन, इच्छा शक्ति आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप ये करते रहेंगे तो आप जीवन में सफलता को पा लेंगे। विधायक जी जानना चाहेंगे कि अगर आपको कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री से मिलना पड़े तो सलवन के वो कौन से बड़े 3 ऐसे चीज़ हैं जो आप उनसे मांगेंगे? देखिए, मुझे मुख्यमंत्री से मिलने का अवसर अक्सर मिलता रहता है। मैं जब भी चाहता हूँ मुझे समय मिल जाता है और मैं अपने यहाँ की छोटी बड़ी हर समस्या को उनके पास लेकर जाता हूँ और उसका निदान करने का वो पूर्णतः प्रयास भी करते हैं जी। प्रधानमंत्री जी से मिलने का मुझे अवसर पहले भी मिला है कई बार, और लेकिन अब विधायक बनने के बाद अगर कभी मिलेगा तो मेरे यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको कितना हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं। मैंने बताया ना, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सुरक्षा, ये 6-7 ऐसे मूलभूत सुविधाएं हैं गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए। इन सब के लिए जितना हम मांग सकेंगे उतना मांगेंगे। इसका कोई एक टारगेट नहीं है कि हम इतना मांगेंगे कितना मांगेंगे। मेरा तो लक्ष्य है कि मेरे क्षेत्र का पूर्ण विकास कैसे हो, मैं उस पर फोकस करता हूँ। विधायक जी, युवाओं को इस पॉडकास्ट के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं युवाओं को सीधी सी 2-3 बातें ही कहना चाहूँगा। पहली बात तो लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है, वो भूल जाएं। आपको अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए और जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा आप उभर करके आएंगे। चाहे वो आप जिस क्षेत्र में काम करते हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे आपका सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आपकी सेवाओं का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में आप काम करते हैं, जितना आप मेहनत करेंगे आप उतना आगे निकल करके आएंगे। और दूसरा ये कि जहाँ भी आप रहें, किसी भी क्षेत्र में काम करें, सेवा भाव को अगर आप सबसे ऊपर रख के काम करेंगे तो आप समाज के लिए अच्छा कर सकते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कर सकते हैं और अपने माता पिता का नाम भी रोशन कर सकते हैं। विधायक जी जानना चाहेंगे कि अगर आपको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले तो देश के लिए कौन से बड़े बदलाव करेंगे आप? देखिए, बड़े बदलाव इस समय चल रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, और जिन बदलावों की ज़रूरत आज है उनको मोदी जी कर भी रहे हैं, चाहे वो धारा 370 को हटाने को रहा हो
और अभी SIR चल रहा है। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े आमूलचूल परिवर्तन, बहुत सारे कानून बदले गए, बहुत सारे वेस्टेज कानून हटाए गए। ऐसे जो सारी चीज़ें हैं वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और मुझे अगर जीवन में कभी ऐसा मौका मिलता है तो मैं उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए उस समय जो चीज़ें रह गई होंगी या जिन पर काम करना होगा उनको ध्यान में रख के हम लोग आगे भविष्य में काम करेंगे। विधायक जी, टेक्नोलॉजी कैसे देश को विकास करने में हेल्प कर रही है? बिल्कुल, देखिए टेक्नोलॉजी के बिना किसी भी देश का विकास संभव नहीं है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। हाँ बिल्कुल, AI के माध्यम से आप देखिए बहुत सारी चीज़ें, आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में देख लीजिए, बहुत सारी उनको अपार संभावनाएं हैं। AI के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सरल हो गई हैं पहले से। किसी भी चीज़ का मॉडर्नाइजेशन करना हो उसके लिए AI बहुत हेल्पिंग है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें AI आप देखिए जैसे ChatGPT आ गया है। बिल्कुल, आपको कोई चीज़ का कुछ भी तैयार करना है, स्पीच तैयार करना है, किसी चीज़ की जानकारी चाहिए, आप गूगल के माध्यम से जान सकते हैं, ChatGPT के माध्यम से जान सकते हैं। ये सब AI ही है। और आप देखिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा पहली ऐसी विधानसभा जिसको माननीय अध्यक्ष जी ने, श्री सतीश महाना जी ने पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है, पेपर वर्क को ख़त्म कर दिया है, मिनिमाइज कर दिया है। तो पर्यावरण को कैसे हम सुधारें उस पर भी फोकस है। AI के माध्यम से हम सम्मानित विधायकों को और नागरिकों को कैसे जोड़ सकें, हमारा जितना भी काम जो हम क्षेत्र में करते हैं, विधानसभा में जो हम काम कर सकते हैं आने वाले समय में, उसको भी AI के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से जनता के बीच भी जोड़ा जाएगा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में, देश के किसी भी कोने में बैठ करके किसी भी विधानसभा की कार्रवाई जान सकता है। उसके क्षेत्र के विधायक ने क्या वहाँ पे मुद्दे उठाए हैं उनको जान सकता है। ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो आज जोड़ी जा रही हैं, ये बहुत ही फ्रूटफुल है और इसके परिणाम बहुत अच्छे हैं और आगे भी अच्छे होंगे। और मेरा ये मानना है कि टेक्नोलॉजी को जितना सरलीकरण करके जो है लोगों को जोड़ा जाएगा, उतना अच्छा हमारे देश का विकास होगा और लोग इससे बहुत अच्छे से जुड़ेंगे। आप देखिए, चाहे सांसदों का काम हो, चाहे विधायकों का काम हो, कार्यपालिका, न्यायपालिका, शासन, सरकारी मशीनरी, हर चीज़ को आज इंटरनेट प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है, डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उसको उस प्लेटफॉर्म पे, उस पोर्टल पे जब डाला जाता है तो उससे लोगों को लाभ मिलता है। आप देखिए, पहले कागज़ लेकर के लोग भरते रहते थे, चाहे पेंशन भरने का फार्म हो, चाहे निवास प्रमाण पत्र अप्लाई करना हो, जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करना हो। आज सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया गया है। आप अपने मोबाइल से चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं और उनका रिजल्ट पा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें चलन में है। और मेरा ये मानना है कि टेक्नोलॉजी, आप जाइए जापान चले जाइए, साउथ कोरिया चले जाइए, चाइना चले जाइए, सिंगापुर चले जाइए, यूरोप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, कहाँ भी आप देखिए, वो सब विकसित राष्ट्र इसीलिए हैं कि उनके पास टेक्नोलॉजी हमसे बेहतर है। लेकिन आज मैं जानता हूँ, हम सब जानते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और डॉक्टर्स के क्षेत्र में, इंजीनियर्स के क्षेत्र में हिंदुस्तान बहुत बड़ी मैन पावर रखता है। और हमारे यहाँ के ऐसे जो स्किल रखने वाले जितने भी लोग हैं, जो पहले विदेशों में जा कर के अपना रोज़गार ढूंढते थे, उन्होंने, बहुत से लोगों ने वापस आके इंडिया में अपना योगदान दिया है, भारत को अपग्रेड करने के लिए योगदान दिया है। और इससे बहुत सारी डेवलपमेंट हमारे यहाँ हुई है, चाहे वो रेलवे में हो। आप देखिए, रेलवे में बहुत परिवर्तन हुआ है। पहले क्या दशा थी, आज हम वंदे भारत चला रहे हैं, अपग्रेड करके ऐसी ट्रेनें चला रहे हैं। आप वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर, आप रेलवे स्टेशन देख लीजिए, आप एयरपोर्ट्स देख लीजिए, हमारी सड़कों की मैन्युफैक्चरिंग की जो टेक्नोलॉजी है, आप देखिए जापानी टेक्निक से हमारे यहाँ बहुत सारी सड़कें अब बन रही हैं। हमने जो अभी सुंदरगंज से जो उधर की सड़क बनवाई है, और अपनी जो कमालगंज से बनने जा रही है धरई तक, और इधर लालापुर धरई जो सलोन से बनी हुई है, वो भी जापानी टेक्नोलॉजी से बनी है। तो अच्छी सड़कें, वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देखिए, आप हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जितने भी एक्सप्रेस वे बनाए हैं, उन पे सब पे हम फाइटर जेट उतार सकते हैं। कभी भी सरकार देश में कोई आपातकाल आए तो हम इनका ऐसे सदुपयोग कर सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी के साथ जो काम चल रहा है, टेक्नोलॉजी के बिना, मैंने कहा ना, कोई भी देश विकसित नहीं हो सकता। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, तो टेक्नोलॉजी इसमें सबसे बड़ा पार्ट होने वाला है। क्या बात है। विधायक जी, जानना चाहेंगे कि जब आप राजनीति में आए तब आपने क्या सोचा था, क्योंकि आपका एजुकेशन कैसे कंप्लीट हुआ, उसके बाद आप राजनीति में कैसे आए? देखिए, मेरी एजुकेशन के बारे में अगर मैं आपसे कहूँ तो मेरी बचपन की जो शिक्षा है जी, वो मेरे ननिहाल में, इंदौर में हुई है। और उसके बाद कुछ समय मैं अपने पिताजी के साथ कानपुर में भी रहा हूँ, मेरे बड़े भैया भी और हम दोनों लोग। फिर उसके बाद हम लोग गांव चले आए थे, हमारे पिताजी हमको गांव ले आए जी, और गांव में बाकी की हमारी शिक्षा पूर्ण हुई है। हमने हाई स्कूल अपने गांव के ही
पास के एक विद्यालय से किया है, ज्ञान भारती हाई स्कूल है जी। फिर उसके बाद इंटर मैंने सलोन कस्बे में सर्वोदय विद्यापीठ हमारा इंटर कॉलेज है, वहाँ से किया है। और ग्रेजुएशन मैंने रायबरेली में फिरोज गांधी कॉलेज से किया है। नाइस। और फिर उसके बाद मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जो समाजशास्त्र में किया है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया है। बहुत अच्छा। विधायक जी, जानना चाहेंगे कि जब आप 2022 में एमएलए बने जी, वो सफ़र कैसे तय किया? क्या वो सफ़र आपके लिए चैलेंजिंग था? हाँ बिल्कुल, चैलेंजिंग तो बहुत था। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने जीवन में बहुत पहले कभी एक बार ये सोचा था, जब मेरे पिताजी सरकार में मंत्री थे जी। तो मैं सदन की कार्यवाही देखने के लिए आया था और उसमें बहुत छोटा था। तब आज के माननीय मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह जी और मेरे पिताजी एक साथ विधायक हुए थे जी। तो पिताजी उसमें मंत्री थे और माननीय मयंकेश्वर जी उसमें विधायक थे जी। तो मैं सदन की कार्यवाही देखने के लिए आया था और ऊपर दर्शक दीर्घा में बैठ करके मैं सदन की कार्यवाही देख रहा था कि कैसे वहाँ पर सदन चलता है, कैसे और वहाँ पर लोग अपने वक्तव्य रखते हैं, माननीय मंत्री और नेता विपक्ष और नेता सदन सब लोग। तब बहुत छोटी सी बात मेरे दिमाग में एक बार ये आई तो थी कि कभी शायद इस सदन में बैठने का मौका मिलेगा, लेकिन बस ऊपर वाले का आशीर्वाद है। मेरे पिताजी का किया हुआ जो काम मेरी विधानसभा में है, लोगों ने बहुत प्यार और स्नेह दिया और 2022 के चुनाव में मैं विधायक बनकर आया। विधायक जी, जानना चाहेंगे कि जब आपने चुनाव जीता उसके बाद, जैसे लोग जब चुनाव स्टार्ट करते हैं, जब फील्ड में आते हैं, तब लगता है कि अभी चीज़ें मुश्किल है, आगे चल के चीज़ें आसान हो जाएंगी। जब आप 2022 में चुनाव जीत गए उसके बाद की चीज़ें क्या चुनौतीपूर्ण थी? हाँ बिल्कुल चुनौतीपूर्ण। मैं ये मानता हूँ कि राजनीतिक जीवन में ही नहीं, व्यक्ति के किसी भी तरह का जो जीवन, चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे उसका नौकरी पेशे का जीवन हो, हर दिन कोई ना कोई एक नया चैलेंज उसको फेस करना होता है। और मेरे लिए अच्छी बात यह है कि मेरा सौभाग्य है कि मेरे पिताजी वहाँ से 3 बार विधायक रहे और उनका राजनीतिक करियर बहुत लंबा रहा। तो उनके द्वारा किए गए काम और उनके साथ रह जो मुझे मौका मिला, जो मैंने उनके राजनीतिक सफ़र में जो मैंने उनका सहयोग किया होगा और जितना मैंने उनके काम को थोड़ा बहुत देखा है या उनके साथ किया है, उसका अनुभव मुझे अपने राजनीतिक करियर में काम आया। और उस नाते मैं कह सकता हूँ कि मेरे पिताजी ने जितने भी अच्छे काम क्षेत्र में किए थे और क्षेत्र की सम्मानित जनता भी उनका बहुत सम्मान करती है। गाँव-गाँव, गली-गली, छोटे-छोटे बच्चे भी मेरे पिताजी को जानते हैं आज भी। तो उनके साथ में रह करके मैंने जो कुछ सीखा उनसे, उसका मुझे बहुत फ़ायदा मिला है चुनाव में, और एक राजनेता बनने के लिए भी मुझे उसका बहुत फ़ायदा मिला है। विधायक जी, जैसे जानना चाहेंगे कि हम किसी सत्ता में होने के बाद, जैसे आज आप मिले हैं, उसके बावजूद आप अपने परिवार को, आप अपनी फैमिली को कैसे बैलेंस करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें तो मुश्किल रहती होंगी। हाँ बिल्कुल, बहुत मुश्किल रहता ही है। और जब आप राजनीतिक क्षेत्र में या समाज की सेवा करने के लिए किसी क्षेत्र में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं बिहाइंड द बार्स, उसको आप कहीं कह भी नहीं सकते हैं और उस चीज़ को किसी के साथ बांट भी नहीं सकते हैं। उसको आपको व्यक्तिगत रूप से अकेले ही झेलना होता है। बिल्कुल। और वो आपके पारिवारिक जीवन में भी और सामाजिक जीवन में भी बैलेंस बनाना बड़ा टफ काम है, लेकिन धीरे धीरे सीख रहा हूँ। अब मेरा ये पहला टर्म है तो मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे जो सीनियर्स हैं, बहुत पुराने, जो इस समय इस राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग हैं, चाहे वो एमएलए हों, मिनिस्टर्स हों, सांसद हों, और भी ऐसे लोग जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े होते हैं, मैं उन सब से ये चीज़ सीख रहा हूँ कि कैसे बैलेंस बना करके चला जाए और कैसे जो है समाज के लिए भी अच्छा काम कर सके और कैसे परिवार को भी चला सके। देखिए, अमेठी संसदीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कांग्रेस परिवार, मैं कहता हूँ गांधी परिवार का सालों से कब्जा रहा है। बिल्कुल। और दीदी स्मृति ईरानी जी के आने के बाद से वहाँ पर संगठन में भी जान आई और पब्लिक में भी एक ये मैसेज गया कि नहीं, विकास को अगर चुनना है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाना चाहिए। और एक ऐसी महिला, मैं तो उनको अपनी माँ समान मानता हूँ। बिल्कुल। और एक ऐसी महिला जो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर राजनीति में समाज की सेवा के लिए अमेठी आई। उन्होंने शुरुआत किया 2014 से। 2014 में कामयाबी पार्टी को नहीं मिली, लेकिन फिर भी सरकार में उनको मंत्री बनाया गया और उसके चलते उन्होंने बहुत काम वहाँ पर विकास का कराया। मैं आपको बता दूं, गत 10 वर्षों में जब तक दीदी वहाँ से चुनाव जीतने के बाद मंत्री रहीं जी, करीब 26,000 करोड़ रुपए का काम अमेठी लोकसभा में हुआ है, जो अपने आप में अमेठी के लिए बहुत बड़ा इतिहास है। बिल्कुल सही बात। और आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा काम वहाँ पर कोई करा सकता है। अभी जो वहाँ पे माननीय सांसद जी इस बार जीते हैं, शर्मा जी, वो अब तो क्षेत्र कांग्रेस पार्टी से हैं? जी, कांग्रेस पार्टी से हैं जी। और लोग अब तो वहाँ कहने भी लगे हैं कि भाई हम लोगों ने शायद गलती कर दी। और ये सही बात है, हम सब लोग और हमारे क्षेत्र में भी लोग इस चीज़ का
बड़ा पछतावा है, मैं कह सकता हूँ इसको बिल्कुल सही कि बात। बहुत पछतावा है कि एक ऐसी महिला जिन्होंने रात दिन एक करके अमेठी के लिए काम किया और सरल स्वभाव से सबके लिए उन्होंने काम किया, केंद्र में मंत्री रहते हुए जिसके पास देश विदेश में बहुत सारे काम हों, उसके बाद भी अमेठी में लगातार आते रहना, बने रहना, लोगों की सेवा करना, गरीबों की सेवा करना, नौजवानों के लिए उनको काम करना, खेल कूद की बहुत सारी प्रतियोगिताएं कराई, हर तरह से उन्होंने लोगों को अपने आप से कनेक्ट करने का काम किया। बिल्कुल। लेकिन मैं कहता हूँ भूतो न भविष्यतो, ऐसी सांसद हम लोगों को मिलना बड़ा मुश्किल है और मेरी तो उम्मीद है कि दीदी फिर से एक बार आएंगी, हम लोग अमेठी फिर से जीतेंगे। बिल्कुल सही बात है। क्या राजनीति में ग्राउंड पे उतर के काम करना जरूरी होता है? हाँ बिल्कुल, मैं आपको ये चीज़ बता दूं, मैंने बहुत संघर्षों में अपना जीवन जिया है और मैंने ही, मेरे पूरे परिवार ने, चाहे वो मेरे बड़े भैया हों, हमारी दोनों छोटी बहनें हों, हमारे दोनों छोटे भाई हों, मेरी माताजी पिताजी, मैंने सबका संघर्षशील जीवन देखा है और बहुत नज़दीक से मैंने गरीबी को भी देखा है। तो मेरा ये मानना है कि जीवन में कभी भी शॉर्टकट ना होता है और ना ही अपनाना चाहिए। बिल्कुल। मैं आपके माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हर नौजवान को ये संदेश देना चाहूँगा जी कि किसी भी चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत ही आपका फल लाती है। बिल्कुल। तो राजनीति हो चाहे जिस क्षेत्र में भी आप करते हैं काम, वहाँ पर शॉर्टकट की बजाय आप मेहनत पे ध्यान दें। और गीता में कहा गया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो आपको अपनी मेहनत पे भरोसा रखना चाहिए, फल आपको ऊपर वाला देने के लिए बैठा हुआ है। मैं ये चीज़ को बहुत मानता हूँ। क्या लाइन आपने बोली है विधायक जी। इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप अपने क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और देश को लास्ट क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं इतना बड़ा नेता तो नहीं हूँ कि देश को मैसेज दूँ, लेकिन अपने क्षेत्र के लोगों से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने इस भाई पर, अपने इस बेटे पर भरोसा रखें। जितनी सरलता से जितना भी विकास का काम मेरे पिताजी करा पाए थे, मेरी कोशिश है कि मैं उससे ज़्यादा कराऊं और मैंने अभी तक उसका उदाहरण भी प्रस्तुत किया है कि 3 साल के विधायक के कार्यकाल में जितना काम मैंने कराया है, इतना शायद विधानसभा के क्षेत्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। बिल्कुल सही बात। और उसका पूरा मेरे पास डेटा भी है, जो भी चाहे मैं दे सकता हूँ। और मेरा सब क्षेत्र के लोगों से यही अनुरोध है कि आप अपने नेता पर विश्वास बना के रखें। बिल्कुल। जाति और संप्रदाय में ना बटें। आज आप देखिए, हमारे सनातन धर्म को कितना गलत साबित करने के लिए बहुत सारे विपक्ष के लोग लगे हैं। राहुल गांधी जैसे बड़े नेता और अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता, इन लोगों से हम लोग कभी ये अपेक्षा नहीं करते हैं कि वो समाज में घृणा फैलाएं, जातिवाद फैलाएं। जातिवाद और घृणा फैलाने से केवल समाज का विघटन होता है। किसी भी देश का और समाज का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वहाँ के लोग एक सोच ना रखें, सकारात्मक रूप से एक साथ होकर के आगे न बढ़ें। हमें इंसान बनने की ज़रूरत है। बिल्कुल, मैंने वही कहा, इंसान बनने की ज़रूरत है। हमारी सरकार बिना भेदभाव के सबके लिए काम करती है, क्या हिंदू क्या मुस्लिम। मैंने आपको बताया, मेरे विधानसभा क्षेत्र में मैंने सैकड़ों मुस्लिम भाई ऐसे हैं, बहनें ऐसी हैं जिनके लिए मैंने मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा दिलाया है। अभी आज ही रेहाना बानो नाम की एक महिला है, उनको जो है 2 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्गत किया है। तो हमारी सरकार बिना भेदभाव के सबके लिए काम करती है, हर जाति के लिए काम करती है, हर व्यक्ति के लिए काम करती है। कोई अगला पिछड़ा नहीं है हमारे परिवार में, सब एक हैं और सबको बराबर देखा जाता है। तो मेरा सबसे ये अनुरोध है कि आप आदरणीय मोदी जी और योगी जी पर विश्वास बनाए रखें। ये ऐसे 2 रत्न हैं भारत के, जो शायद हम लोगों को भविष्य में कभी ऐसे नेता मिलेंगे जिन्होंने 24 घंटे अनवरत रूप से देश और प्रदेश के लिए काम करने का एक मादा रखने वाला जो पूर्ण रूप से काम किया है। ऐसे नेता जीवन में शायद हम लोगों को मिलेंगे। हमें इनसे सीख लेनी चाहिए। इनके बराबर काम करने की हमारी क्षमता तो नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि कितना हम उनको फॉलो कर सकें, कितना उनके पदचिन्हों पर चल करके, कितना उनके नीतिगत निर्णयों के ऊपर लोगों को जा करके उनके बीच में काम कर सकें। विधायक जी, इतना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे पॉडकास्ट को इतना लंबा किया और आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। आपने अपने विकास कार्य गिनाए और आने वाले समय में जो भी विकास हो सकते हैं उसको भी आपने बताया। तो उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट हमारी जनता को और आपके विधानसभा क्षेत्र के लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। फिर मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू।